Thank you very much, sir. Thank you very much. Can you hear my voice? Yes, sir. Clear, sir. I welcome Professor Madan Thangvelu, sir, from Cambridge, UK. Welcome, sir. Welcome. Swagatam. नमस्कार नमस्कार जी, प्रणाम। नमस्कार। कई दिनों पर दिखाई दी। प्रोफेसर झा साहब नमस्कार जी, प्रणाम जी। हाँ नमस्कार। मैंने नमस्कार किया आपको। कई दिनों पर आज दिखाई दिए हैं आप। हाँ जी, थोड़ा सा आफ्टर सेवरल डेज। हाँ जी, काम यहाँ हमारी क्वीन की 70th एनिवर्सरी की थोड़ा सा वो चल रहा था जी काम। अच्छा वेरी गुड। उसमें गेस्ट वगैरह आए थे। नहीं ठीक है रहा उसके। बिल्कुल। We are very happy. So with your kind permission, now I would like to request Dr. C.V. Jha sir for his blessings for while short blessings. मैं तो सुनने के पक्ष में था और सुनूंगा ही। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज का विषय है फूड सेफ्टी के बारे में क्या लॉ और बातें कही जाती हैं, तो हम सभी जो आज के समय एक हर कोई फेस कर रहा है, जितने भी खाद्य सामग्री हैं उनमें एक हमेशा मन में शंका बनी रहती है कि हम जो भी मार्केट से ले रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होगी, कितना उसमें मिलावट होगा, क्या होगा। तो ये सारी चीजें चाहे वो जो कुछ भी प्रोसेस्ड मटेरियल खास करके, और जैसे उसमें मसाले हैं, तेल हैं, इवन दवाइयों के क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह की शंकाएं हम लोगों के सामने बराबर रहती हैं, रॉ मटेरियल से लेकर के और फिनिश प्रोडक्ट तक। तो दिक्कत उसमें जो आती है वो जब हम अपने स्वयं, तो हर काम आदमी स्वयं कर भी नहीं सकता है, तो जब भी हम अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, मतलब जो अपने से नहीं कर सकते हैं और बाहर से मार्केट से हमें लेना पड़ता है कोई चीज़, तो वहाँ पे ये समस्या खड़ी होती है। अदरवाइज अगर हम अपने से पूरी चीज़ें अरेंज करते हैं तो कम से कम एक आश्वस्त हम रहते हैं कि चीज़ें हमको जो कुछ भी उपलब्ध हैं वो सही हैं। इसके बारे में सरकार जो जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड सरकार ने जो नियम कायदे बनाए हैं, उन सब को बहुत अंश तक एक तरह से कहा जाए व्यवहार में तो जैसे फॉलो नहीं होने वाली कुछ स्थिति लोगों को फेस करना पड़ता है। और कई चीजें तो बहुत बाद में पता चलती कि अभी तक जो हम ये उपयोग कर रहे थे उसमें इतनी ये मिलावट थी और ऐसा। तो इस बारे में हमारे अच्छे सब विद्वान वक्ता हैं और वक्ताओं को सुनेंगे हम। इन्हीं सब के साथ मैं पवन जी से आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम को आगे चलावें। धन्यवाद गुरुदेव। मैं आदरणीय प्रोफेसर मदन थंगवेलु सर से आग्रह करता हूं कि वो हमें आशीर्वाद दें। और आज एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं लद्दाख में, लेह में हूं, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन बड़ा अनस्टेबल है, तो मैं होस्ट मदन सर को बना रहा हूं। वो जब तक चाहें, जैसा चाहें, वो मीटिंग को चला सकते हैं। स्वागतम सर। ठीक है मदन सर, स्वागतम। पवन जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ये देखो आपकी टेक्नोलॉजी कमाल। आप हम आज है लेह से, लद्दाख से जुड़ रहे हो हमारे। कमाल की चीज है कि दुनिया की जो अलग अलग कोनों से इस टाइप का प्रोग्राम कर सकती है, सोच भी नहीं सकता था 5-6-10 पहले।
10 साल पहले, 5 साल पहले. Thank you, Pawanji, for bringing everybody together. We are very, very happy to have Parul ji here with us. Parul ji, namaskar. ये लेह का वातावरण और स्तूप सर. हाँ, वहाँ मौसम कैसा है पवन जी आपके? ये देखो इतनी हरियाली भी, बहुत बढ़िया. जी सर, बहुत बढ़िया. थैंक यू सर. So you are the चरक जैसा पवन जी, आप भी घूमते रहते हो कहीं उज्जैन, एक दिन कहीं लेह लद्दाख. देखो इतनी शानदार, बहुत बढ़िया. Thank you for sharing your journey across Hindustan. और इसी प्रोग्राम में एक शायद पवन जी एक दिन थे वहाँ उज्जैन की आश्रम में, संदीपनी मुनि के आश्रम से हमारी एक we had a discussion, but I'm hoping that in a future program, Pawan ji, ki you will take us all to Sandeepani Muni's ashram. Sandeepani Muni's ashram is very, very important for us because this is the place where Lord Krishna and Balram came to Sandeepani Muni to study. For study, yes. To study. And there are so many stories connected with this. The 64 art forms that every student had to learn, and that included looking after animals, learning how to propagate plants, learning how to make their vastra, and so many skills. I hope, Pawanji, that in one of our future events when you are in Madhya Pradesh, in Ujjain, we can do a whole program on this because it connects very nicely with skills development. Today's event is very special on the 389th webinar, Food Safety. And Pawanji is challenging us with this simple term called medicated foods. It's a very important concept. And this whole concept of food depends on the worldview and the perspectives that you take. Hamari Hindustan mein, in India, we are very fortunate that our understanding, the worldview of food can be found in very ancient documents. And I want to point to Taittiriya Upanishad and the third Bhrigu of Taittiriya Upanishad, which talks about food and our relationship with food. Now, this is a very rich perspective, a very rich worldview in which it says food is our oldest relative. The argument for this is presented in Bhrigu of Taittiriya Upanishad. So we come to understanding food from that perspective. For us, food is God. And this becomes the basis of our Ayush systems, where food becomes medicine also. And that perspective is not appreciated by the rest of the world. I can say it with confidence that the rest of the world does not see it that way. And there are many examples where if you don't have that reverence for food, then we will never be able to see food in the way we in the Ayush system appreciate food. It is within this kind of a disconnect that we see this whole area of food becoming a commodity. And this has become a big problem for the whole world. Right now, if you are aware of the happenings in Ukraine and the discussions going on about permitting wheat to be taken out of Ukraine to the world markets. Two countries, Russia and Ukraine, produce 25%. Two countries are producing 25% of the world's wheat. And wheat is essential food for many, many parts of the world. And this poses many questions, and it takes us directly and indirectly into the world of safety of foods. So when we talk about food as a commodity, so we have moved away from food as our oldest relative. The Bhrigu Taittiriya Upanishad derivation is very fascinating, that all life comes from life. All life requires food.
Therefore, food is our oldest relative. Therefore, food is God. In approximately four verses, it describes the connection between food and in yoga, we have in the Panchakosha theory, there is the Annamaya Kosha, which is the domain that Ayurveda deals with. Now, when we take all of those deep thinking and commodify it and turn it into commodities, which is also happening in the healthcare sector, then we see how there is a dilution of values and there are dangers. And today's theme that Pavanji has challenged all of us with is about medicated foods. Now, this is something that may seem very strange to the Ayurvedic mind, that how can we have food which is already medicine? How can we medicate it further? These are difficulties, and I hope that as we go into our presentations and discussions today, we will come up with a little more clarity on how we must rethink food, how food is already a weapon. You don't need to weaponize it anymore. Food is to be treated with a certain respect. And we look forward to learning from our learned panelists today. Parul Ji is familiar to all of us. She has presented in earlier occasions. I have been circulating Parul Ji's presentation about milk and many aspects of milk that we had last week. I again invite Parul Ji to our platform. Thank you, Parul Ji, for being with us and sharing your thoughts and vision about safety of medicated foods. Pavan Ji, please let us proceed with the program. And thank you again for bringing us all together on the 389th webinar. We are fast approaching that 4th century, which is something we'll all be looking forward to. I particularly want to thank Professor C.B. Jha, who's here with us. Special pranams to Professor C.B. Jha and all our senior colleagues, Agnihotri Ji and Vishnu Prasad Ji, and everybody who are here with us. Please continue to support our platform. We are very proud of what we are doing, but with all your strength and enthusiasm, we can do even more. So with those few words, I welcome everybody to our event, and Pavanji will take us forward. Pavanji, please also tell me when you want to take, thank you, sir. How you want me to take co-host or host responsibilities. I will either whenever meeting ends, you can end the meeting, sir. Thank you, Pavanji. Whenever meeting ends, you can end the meeting. I will make you the host from the past. So I would like to welcome Parul Ji Joshi. Welcome, madam. You are our great inspirer, motivator. She is principal of Vala Hanuman Ayurvedic College. Welcome, madam. Kindly unmute yourself. Thank you, Sarji. Thank you very much. Namaskar Ji, Parul. Everybody. Welcome. Good evening to everybody. Good evening, madam. I would like to share my screen. Is it visible, sir? Not yet, madam. Okay, there's internet error. Okay, I'm trying again, sir. Parulji, if there's some difficulty, then please email me the presentation and I can project it like we did the last time. I can do the same. So is it visible now? Not yet, madam. If there is a difficulty, Parulji, then my email address is in the chat box, please. Yes, I have it. Thank you. But if you can control it from your end, then it's even best. You will be able to synchronize your slide show with your talk more easily. I want to welcome a few new people in our platform. I can see Kishorji, namaskar.
I don't know where you are joining us today, where you're joining from. Bharatesh Jagashetty, namaskar ji. Namaskar. Anbuganapati, namaskar ji. Kishorji, we only have your first name. We do not know your second name, so we don't know. We can see you, but we don't know. We would like to know a little more about you. Thank you so much. You were with us on some of our previous webinars also. We would like to know a little more about yourself. Bharatesh ji, namaskar. Namaskar. Thank you so much for joining us today. Again, we would like, I hope you will stay with us till the end of the webinar so that Sure. you can contribute to the discussions. Our discussions are always very special because we bring out several points that our speakers and my apologies for Parulji's delay. Sir, the internet is not helping me. Anji, we can see. Let me see if you have shared. Oh, sir, the internet is not holding. Not permitting you. Much appreciate. Parulji, where are you joining us? Yes, sir. आप कहाँ हो जी आज? Now, can you see, sir? Can you see the PPT, no. sir? नहीं जी. Oh, no. We're not able to see your screen. Parulji, if you would like to, नहीं जी. Can you see, sir? नहीं जी. Here it is showing it's already done. No, we are not able to see your screen. Check. मैंने खोली है पा. मैंने खोली है. You can WhatsApp me. I can send to Madan. Parulji has. Can you see, sir? Can you see it? Here it is showing it's already shared. Nahi ji, we cannot see your screen. But thank you for sharing the web link to your presentation. Send your PPT to Madan sir. I've already shared, sir. Yes, I have the link. Let me see if I can open the link. Sometimes there's a problem with that also. Apologies again for this. We should have thought about this earlier. Parulji has shared Google Docs link. I'm just trying to see if I can open this so that we can share it with the. Apologies again for the delay. I sent the email also, sir. Okay, ji. Thank you. Now, Parulji, I can see your slide. It's here. Let me see if I can display it directly from the browser or whether I need to. Okay. Excuse me, sir. Can you open the chat and from there, can you share it on your screen? Yes, I can see. I'm just putting it in slideshow, and there it is. Can you open the link
on your chat. Yes, I have it. Zoom chat. I have it. It's just loading up. Apologies for this. Okay. Sorry, it's taking a little longer. Looks like it's a large file. It's taking its time to load up, but here it is. First slide, sir. Good evening, everybody. Today we are going to talk on the safety laws for medicated foods, the Ayurvedic concept. Today is World Medicated Food Safety Day. So wish all of us a safe food in this, what Madan sir said, that is becoming commercialized. So in that time, we need to have safe food. And that is what we are going to see, that Ayurveda has been talking about safe food since thousands of years. And today there is a crisis of having really safe food. We don't know whether the vegetable we are eating or the cereals we are going to grind and use are safe to be given to our family or not. I tried to show that everything has been adulterated in advance in the market from where we bought, and now we are supposed to adulterate it with our own hands for our own family. So trying to see how we can go into this and how we can stop them and how we can tell them that please stop playing with health of people. According to Ayurveda, ahara or food is ahiyate iti ahara. It's said on the internet that the definition of food is anything solid or liquid which, when swallowed, digested and assimilated, nourishes the body. It's the same thing what Ayurveda has said. There are 4 types of food. And all types of food go into the digestive system, get digested, assimilated, and then give us the required energy. Annapanadi sarvam, everything that we either drink or we eat is called ahara. As Pavan sir said, and even Madan sir said, that annam brahmam iti vyachanat. Anna is equal to Brahma. Brahma is the creator of universe, and Anna creates us. This ahara is any nutritive system that people or animals eat or drink, that plants absorb in order to maintain life and growth. It means that food is for all living things, be the animal kingdom, be the plant kingdom, or be the bird kingdom. Food is nutritive for all living beings. You can see here that food is a conduit for nutrients. And the central thing is that it open to both our senses, Garbhendriya and Jnanendriya both. So when we see food, when we smell the food, when we hear the sound, and then we feel like eating the food, that is salivation, that is the stimulation to eat food. So food is dependent upon the Chaturagni. That is again dependent upon the food which we had already taken,
and that food got digested, assimilated, and now the stomach is ready to accept new food, then we feel that it's a sense, it's a type of a pain to eat something. So you can see that food is edible material that supports growth, it repairs and maintains the body. Any edible substance we consume should fulfill our daily requirement of nutrition. Then and then we can call it food. Ahara Swarupam. Ahara is always a panchapautik. As Sir said rightly, that Sarvam Dravyam Panchapautikam. So even food has to be panchapautik. And that food, which resembles our panchapautik sangathan, is supposed to nourish us. So if I lack in vitamin B and I am supplemented with vitamin C according to modern science, I'm not going to benefit from that vitamin B complex. Same way, if I have osteoporosis, I need vitamin D, as they say. So I need to go to the sun and take the sun rays, and then vitamin D comes to me and I can come out from that trouble. But as we have seen that I need vitamin C and I'm taking vitamin B, it does not help me. Same way, the Panchapautik Sangathan, I need Prithvi Bahula drug and I am taking Vata Bahula drug. It's not going to nourish me. That is the essence or the core of the whole Ahara theory. And the present scenario does not support this. And that's why we can see that the whole Ayurvedic concept gets destroyed. And that's why there are so many new diseases coming and old diseases troubling us. Sergi, I'm in slide number 5. So the Panchapautik Ahara is assimilated with the help of Chaturagni, gets digested, and that goes into Rasa Dhatu, Rakta Dhatu, and is also divided into Malas and Upadhatus and other next Dhatu also. So here you can see in slide number 5, there is a table I put there. So a Rasa Dhatu can be compared to plasma and it gets nourishment from the essence part of the food after digestion. And that influences the kapha dosha in the body. The Rakta Dhatu gets nourishment from the Rasa Dhatu only. So Raktakshaya Raktam Deyam, but not as the way it's given today. It's to be given Aja Rakta and Gudamarki. And that Siddhanta is not being fulfilled, and that's why we have so many diseases which are called blood-borne diseases. Human blood is not to be given to anybody. Same way here, you can see in Meda Dhatu, Asti Dhatu, Bacha Dhatu and all that, the previous Dhatu is responsible for nourishing the Uttar Dhatu. So this Siddhant is not understood, and drugs which are supposed to benefit the bone are given orally, and then it's said that in 7 days it should help you. It does not help because it has to pass through all this. Now the other point which is overlooked is, even it is mentioned in Gita also, that the ahara quality, sattvic, rajasic or tamasic, that helps in creating the psyche of the person. A person taking tamasic food is or cannot behave in the sattvic way. A person taking sattvic food can never behave in tamasic way because the food itself restricts the person. Here, because I had to change the slide, here those points I wish to highlight is, you can see in Rajasic food, they have given that fermented foods, yogurt, refined sugar, caffeinated drinks, tobacco and other stimulants, they are type of Rajasic food, and a sattvic person cannot accept them, will not
cannot assimilate them. Same way in tamasic foods, you can see that they are supposed to be heavy and dull, and these foods create dullness, alasya in the person, and that's why the person tries to take shortcuts. In these shortcuts, you can see the world is troubled with, as Sir said, that the war waging there, and they are trying to sell off the wheat or distribute the wheat over there. There's a type of a shortcut. So that is due to the tamasic food, because the food which is being propagated in the media today and prescribed is more or less the tamasic type of food. And that's why we have multiple problems here. The slide number 7, you can see that I have taken references from Charak Samhita only, but I need to say that if you read Madhav Nidana, you can see that the causative factors of all diseases, there are 80% of factors related with the ahara, wrong way of taking ahara, as we have already discussed that Ashtavidha ahara grahana vidhi. So Madhav Nidan has emphasized on pathya. And what is pathya? Pathya is according to the age, the country they are dealing with, the season there, and the age-wise factors. They all have to be taken into granted, and then we can say that this thing is pathya for this person. But there are certain foods, 4 I have highlighted. These 4 foods are contraindicated for every healthy person. That is dried meat, dry vegetables, lotus rhizomes, and lotus stalk is supposed to be Vishvat. One should never take meat of a diseased animal. And since I was working with the veterinary department, and I have seen, and even the veterinary surgeons I was with, they used to say that कत्ल खाने में जो प्राणी आता है इसमें से रोगी प्रायः होते हैं. So they have to certify that this animal is healthy and it is fit for slaughter. And if they don't do it, you know what can happen. So that meat from a diseased animal is there in the market and everyone is taking it. And I'm sorry to say that Krumija Vyadi are in abundance in globally, it's a global problem. So we need to say that please stop taking this animal meat and all that, because it is already apathya for any healthy person from child to old person. No one should take this. And when this reference is from Charak Samhita Sutrasthana, so this reference has to be highlighted. You can see that ahara should be shad rasatmak. For the baby who is drinking mother's milk, the mother should take shad rasatmak ahara. And for us who are already taking ahara, the ahara should be shad rasatmak. But what for the persons or the patients who are taking food with the help of tube feeding, then what should they do? I have many patients having throat cancer or mouth cancer, and doctors tell them to take food from the tube. They say to me, not to the doctors, that I am not going to take tube feeding. I will take through spoon only. So I ask them, how do you take? They say we crush it, make a liquid, and then slowly, drop by drop, we drink that milk, liquid. And that nourishes me. If I take tube feeding, I have multiple infections. I suffer like anything. The most major problem is vata, utkar, bahulya, and atman and all that. And then I don't feel like taking food and I feel ill. So I'll take through spoon only.
That awareness is helping us face the problem already created by ignorance. So normally ahar should always be Shadrasatmak according to prevailing season, Ritu Anusar, according to age and Panchapautik Sangathan of the person taking that food. And here the mother comes in. The mother of the family always prepares food in our Indian homes. The mother knows the constitution of everybody. So she has prepared dal, chawal, roti, sabji. But when she is putting it in the thali, she will tell the person concerned, you have to take this with this. So she was taking care of the health and she knew how to nourish each person in the family. She has prepared 4 items, but she serves everyone individually. Akasatmya is a word which has been forgotten. Whenever we talk about food, we need to talk about Akasatmya because Visheneva Vishakrive, as a animal or an insect which is poisonous, has grown with the poison. That poison cannot disturb or harm that being. The same way, certain food which are used to that person or that family are called Akasatmya, and that food, though will be poisonous to others, is not poisonous to them. So if we just ask them not to take that food because the Sanhitas have said that taking this is going to injure you, then the person will fall ill because the Akasatmyata has been disturbed. For example, in Saurashtra region of Gujarat, people in the evening always take khichdi and dudh. Now, the khichdi is made with salt there. Salt and milk cannot be taken together. But in Saurashtra, you can see hardly anybody having skin disease because they are taking khichdi and dudh together. So there it is Akasatmya. So if we tell them don't take dudh there, they will say that then how do we eat that khichdi? So that factor has to be taken into consideration. Place of dwelling, for example, I am from Chennai, but I am dwelling in Saurashtra. The atmosphere at Chennai is humid, but in Saurashtra it is dry. So I have to accommodate myself according to a region where I am staying. If I take the food which I used to take at Chennai, I will fall ill in Saurashtra. The same way, the person from Saurashtra going and staying at Chennai or the southern India, they will fall ill if they don't cope up with the food over there. Previous diseases cause kavaiguni in the body, and those diseases create weak points in the body. If the person, for example, had a minor heart attack and keeps on taking deep fried items, which he is not able to digest, then he's definitely going to have a massive heart attack. The females have to be taken extra care of because they constantly pass through some or the other phase. And if we don't respect the phase, when we are talking about food, we are going to disturb them. Here I would like to tell one thing that as in cases where the child is taking tuition from young age, and then we say that you prepare your notes by yourself, the child will never be able to prepare notes because the child is used to those tutorials, ready-made education. Same way, if our body gets used to ready-made food, it will never accept the real food. So I give my example that during my first pregnancy, I was advised by the obstetrician to take GRD biscuits. It was newly launched in the market at that time. So I liked the taste and I used to eat them according to what the doctor has prescribed. Then when I stopped lactating, my body wanted those biscuits. Then I understood and I came out of that, but then I wanted proteins in another form. The proteins are not so much needed by the body as has been said in our text. All our texts talk about cereals
not about proteins. Dvidala ahara is always heavy to digest, and anything heavy to digest injures the health of the person. Now, what is fortified food? Food fortification or food enrichment is the process of adding micronutrients to food. Now, this need arises only when the food that has been brought to the market from the farm is not having those nutrients which it should have. And that is because the bhumi, the land where that food has been grown, does not contain those micronutrients. And that is thanks to the chemical fertilizers. Now, if we add micronutrients externally, the body will not prepare the nourishment needed to the body because it is used to having ready-made food, and that leads to many diseases, mainly diabetes mellitus. The main fortified foods are breakfast cereals, bread, eggs, fruit juice, soya milk, and other milk alternatives. These milks are not to be taken normally. They are given in such sthiti like Bhasmak Rog. Milk, yogurt, salt. I will talk about salt. Iodized salt was introduced compulsory many years ago, and that time everyone accepted it, and they said that we feel very good because iodine used to stimulate them. Now, after a span of more than 20 years, people have started mumbling, and the doctors have started saying that there is immense burst of hypothyroidism in the society, leading to female diseases. So, is fortification necessary? I tried to show that those children who are living their life naturally, normally, the charm on their faces, and those who are used to fortification, which I have tried to show by so many hands, pricking that child from everywhere. There is no childhood there. You can see that worker, Asha worker, taking weight of the baby who is already low weight, and you can see malnourished, the eyes, the puffiness on the face, the weak hands and legs. So fortification is what we are getting here. What is medicated food? If we search the net, we get these pictures, and I'm sure we are none of them. In general, medicated feeds are made by adding medication to the dry feed ingredients, which is unhealthy, and then processing them with water. Again, second step, wrong step. Third wrong step is extrusion, that is flaking and drying using heat. Means according to Ayurveda, that anna is vidakta. It should not be taken, not given to the animals and never to humans. Medication is often adversely affected by heat used in drying process. This is what they themselves say. It is for animals. It was for animals, and because they don't know, we have to adjust and we have to give them. Why medicated food should not be given to humans? Because medicated food has been indicated in two special stages of life. One, when the mother is gravida, and two, when the baby has still not taking food, the family food it is supposed to take. So a mother who has to nourish herself and the baby flourishing inside, and even give milk to her stanyasha so that she is able to feed the baby when the baby is born. So she needs extra nourishment, and that extra nourishment without putting heavy load on the digestive system has to be given easily. So the nutritions are given month by month through milk, and she's supposed to eat payasam.
And you know, payasam is very easy to digest. So even a heavy type of food has been made easy to digest and given to the mother. So that is one. And when the child does not have teeth and is totally dependent on the maternal food, and the child is supposed to grow every second, and so requires more nourishment, and the Agni is not so deep. In such a case, we are giving the child even beyond Suvarna Prashan. Here you can see that Food Safety and Standards Act 2006 says that any substance processed, partially processed or unprocessed, which is intended for human consumption is called food, and that does not include any animal feed. Live animals, unless they are prepared or processed for placing in the market. And hazards in food safety are three words: biological hazards, chemical hazards, physical hazards. And we do not need to go into this because even today in our households, we have a habit of first taking bath, then going to the kitchen, and every utensil and gas stove and the platform and everything is already clean. Even then, in the morning, when the lady goes to the kitchen, she will clean everything and then start using all the needed things. Secondly, there is a common habit that even when they are using washed, already pre-washed utensils, they will again wash and then you put them on the stove. So these food safety hazards are very less in our homes, but when we have started using that bartan manjne ka powder, which is full of cleaners and detergents, that traces do come in the food. And I read a press note saying that the blood, human blood, there are plastic particles there. Here, food hygiene and the law, you can see that the food pyramid does not contain anything which we can call nourishing. Even in the food safety basket, they are all genetically mutated things which are hazardous to the body because genetically mutated things will disturb our own genetic structure. Genetic, I'm saying. So our cellular level problems start, and that we can see in the form of rising cases of cancer, all types of cancer. I have recently been seeing that there is no etiology found, but the person is suffering from cancer. So the culprit is just before us. Food safety measures, and there is no safety there. On the contrary, they are breaking all the laws that we should actually follow. Food safety laws in India, license and health supplements, nutraceuticals, special dietary use, special medical use. Now the patients have started demanding for these ready-made foods because they feel that if they waste time in preparing healthy food, they will not be able to earn that much. जीने के लिए तो कमा रहे हैं, खाने के लिए तो कमा रहे हैं, और वही आप नहीं कर रहे हैं. You're not taking care of your body, not taking care of your psyche. And when both of them break down, you are going to the doctor and paying him heavy fees. So this is not the way Indians live or behave. So routines in preparation, handling, and storage of food meant to prevent food-borne illness and injury is called food safety. Now, I would like to share a comment from my Adivasi patient. Routinely, my students asked her whether her grandson had any fever or any illness. She just took up her grandson, that Adivasi lady,
She took up her grandson and said, you people are not able to take care of anybody. No, sorry, I will not give my son to you. I don't want to take medicine from you because you people don't know. My child is healthy. He never had any fever or any illness. And is your medicine going to help him or not? I've come here only to see that he has a better height. So I had to intervene. I had to explain her that it's a routine they ask over here. No, but my child is not having any problem. So are you going to help me? I said, yes, we are here to help you. And we will see that your child has a better height than his father. So that was the Indian thought. And see where we have come down due to Western disturbance. Anyway, so from farm to factory to fork. So from farm to factory network has disturbed the whole chain. That is called the supply chain commercialization. And you can see that food safety and all that, the biological hazards have not come from us. Food hygiene includes all this. And how do I handle food safely? Sarji, your audience is not able to see the slides. What is food safety? Biological pathogens, parasites, chemical allergens and adulterants. They are putting it in words, chemical adulterants, physical in the form of metal or glass. Now, what I want to say over here is, how does a metal go into the food? Sarji, I am slide number 18. I'm in slide number 18, sir. So how does metal or glass reach the food? Food is being engineered, is formulated, it is processed and handled. During processing, it passes through multiple machines. So the metal comes from there, the glass comes from handling. And if you go to any mall, you can see that how their workers just pack up those things which are scattered on the way where we pass through getting items from the shelves. So that is called handling. And that food reaches our home and disturbs us. Here you can see in slide number 19 that food safety hazards have reached such a big, a huge thing, be they agriculture chemicals or any other chemicals. They lead to multiple hazards. A child of 6 months having acidity is a normal thing now. The child is giving antacid. The mother is asked to take antacids. How many antacids will the mother take so that it reaches the child? These chemicals are breaking the placental barrier also, which is supposed to be a very strong barrier protecting the fetus. But these chemicals cross them and the fetus is now no more protected. Now, for protecting us against these hazards created by Western disturbance, we have a judiciary system, a system which is not able to cope up with the criminal and similar civil cases, has now an extra burden of this Grahak Suraksha and all that. So we don't want all this, and that's why we are now again going back to our roots. We will see that our land becomes healthy, Go Adharit Kheti, and Gau Mata is going to bring us out. Ahara Vihara, which do not adversely affect the body and mind, are regarded as healthy diet. Those with adversely effect should be considered as unhealthy diet, and we will in no way allow them to commercialize food and food products. So please, as they say, help us God. I'm asking you all to please spread the message that food is a commodity which is not to be commercialized. It is for humanitarian cause only.
Let the family grow, enjoy their life. Let the child have its childhood. Let the mother enjoy her motherhood. Thank you, everybody. Thank you, Madan sir. Thank you, Pavan sir. Parul, thank you so much for this wonderful, enlightening presentation. Your last message about food. Food is food. It's not meant to become a commodity. And it's the same thing with health also. Health has also become a commodity. And somehow this message of decommoditification of these things is what you are pointing us to. Your comments that you made about some deep principles of food based on Ritu Anusar Ahar is very, very important. People don't understand this. Maybe we are very fortunate in India that we have better weather, but as we move to other parts of the world, higher latitudes, people should learn a little more and also learn a little more about that concept of Auksatmya. This is a very, very important concept. And somewhere there, I think there is room for a lot of discussions and a lot of opportunity for engagement with our traditional wisdom and knowledge, along with what the world demands. The point you made about cow-based agriculture, this is something that is taking off in a big way. I can tell you in Telangana, there is already a big initiative for making this happen, where we are going back to the villages and we are encouraging cow-based farming. In Andhra Pradesh, I'm told it is already taken off in a big way. In the state of Haryana, we have now networked many of the Gaushalas into one big federation, and I hope we will be able to do this. And for the national capital region, it is the biggest challenge that the villages that fall within the different districts that form the national capital region, 2 districts from Rajasthan, many districts from Haryana, and on the other side of the Yamuna in Uttar Pradesh, all of these districts and the villages there must very swiftly be converted into systems for production of sattvic ahar. So I thank you again, Parulji. Apologies for this little bit of asynchrony between your slides and your speech, but we're very happy that you could share such a wonderful stack of slides with us with so much valuable information. We notice you have to leave now. Thank you for being with us today. Thank you for sharing your thoughts, and we will take this forward in our as we come into our discussions, the points that you've raised. Namaskar. Thank you, Parulji. Bahut bahut dhanyawad. Thank you so much for joining us. Much appreciate that you have to leave. As we move further into our presentation, I take this opportunity to invite Dr. Satyapal Sharma, joining us from Saharanpur, the Department of Draviguna at the Global College of Ayurvedic Medical Sciences and Research Center. Satyapal ji, namaskar. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Namaskar. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ आने के लिए. The floor is yours, Satyapal ji. When you are ready, yes, sir. Please tell us, Satyapal ji, please tell us a little bit about the college in Saharanpur. जी सर. कितने एक लोग हैं आपके वहाँ और कब से चल रहा कॉलेज? और एक चीज और बताएं जी कि आपकी ये द्रविड़ के ऊपर कैसे आया आपकी इंटरेस्ट, और what is your, we will hear all of this from you. Thank you again for joining us today. Okay, sir. Thank you.
सबसे पहले तो मैं IRES जो सोसाइटी है उसका बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आज के इस फूड सेफ्टी डे पर जो कार्यक्रम रखा है उसमें मुझे योग्य समझा कि मैं आज के इस जो अपना वेबिनार है उसमें अपने कुछ विचार रख सकूं। बहुत-बहुत आभार। और अभी मुझसे पूर्व वक्ता आदरणीय पारुल जोशी मैम ने जो भी अपनी बातें इस विषय में रखी हैं, बहुत ही डिटेल में और आयुर्वेदिक कांसेप्ट को लेकर के और फूड सेफ्टी के कांसेप्ट को लेकर के उन्होंने काफ़ी उसको जो है डिटेल्स में बताया है। और अभी जैसा कि सर ने बताया कि मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर सत्यपाल शर्मा है और मैं मूलतः भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरा जो यूजी पीजी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से मेरा पूर्ण हुआ है। और जब मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में यूजी में था, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा-सा जो मेडिसिनल प्लांट हैं या एक कह सकते हैं कि जो हर्बल मेडिसिन है, उसकी तरफ मेरा रुझान था। और थोड़ा-सा मैंने देखा कि जब आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है, तो ज़्यादातर हर्बल आयुर्वेद, बाकी तो जैसे रस औषधियों के लिए तो हमारे लिए हमको आज भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि मेटल खिलाते हैं, किडनी को खराब करते हैं और लिवर पर इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कहीं न कहीं हम एक उसमें प्रश्न चिन्ह के शिकार होते हैं रस औषधियों में। तो ऐसा है नहीं, लेकिन ये जो नहीं जानते हैं उसके बारे में, उनके ऐसे विचार हो सकते हैं। तो लेकिन एक हर्बल मेडिसिन का जो ग्लोबलाइज़ेशन की तरफ हम जा रहे हैं, हर्बल मेडिसिन की एक जो एक्सेप्टेंस है, वो स्वीकार्यता जो है, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि हम जो हर्बल मेडिसिन के बारे में पूर्ण रूप से जिसका अध्ययन किया जाता है, वो हमारा द्रव्य गुण सब्जेक्ट है जो स्नातकोत्तर स्तर पर। तो फिर मैंने जो अपने ऑल इंडिया लेवल पर पीजी का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा रैंक ठीक था, तो मुझे और सब्जेक्ट भी मिल रहे थे, लेकिन मैंने द्रव्य गुण राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को चुना और मैंने अपना वहाँ से द्रव्य गुण में स्नातकोत्तर कंप्लीट किया, पूर्ण किया। उसके पश्चात मैंने अपना 2016 में पीजी कंप्लीट करने के बाद मैं राजस्थान सरकार नेशनल हेल्थ मिशन में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज ए मेडिकल ऑफिसर मैंने काम किया 4 वर्ष। जयपुर में काम किया मैंने एक जगह भांकरोटा, वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। तो उसके पश्चात मैंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में ही 14 महीने 14 मंथ एज ए रिसर्च कोऑर्डिनेटर रीजनल रो ड्रग रिपोजिटरी द्रव्य गुण डिपार्टमेंट में काम किया प्रोफेसर मीता कोटेचा मैम के अंडर में। तो उसके पश्चात अभी मैं वर्तमान में फरवरी से सहारनपुर ग्लोबल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये कॉलेज 2016 से चालू है। अभी उसके जो बीच में लगातार वो चल रहा है और अभी वर्तमान में भी उसका जो बैच है यहाँ पर, और हम टोटल यहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं 18 फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर रेगुलर अभी हम वर्किंग में हैं। और हमारे प्रिंसिपल KSR प्रसाद सर हैं। और सर ने जैसे मुझे आदेशित किया था कि अपने कॉलेज और आपके द्रव्य गुण में किस प्रकार से रुचि थी, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। और आगे मैं अपने विषय पर आता हूँ कि आज का जिस तरह से अपना विषय है फूड सेफ्टी फॉर मेडिकेटेड फूड, तो इसमें हमारे कई अलग अलग शब्द हैं, फूड है, सेफ्टी है, मेडिकेटेड है। तो हम पहले फूड की बात कर लें। अब फूड की बात करते हैं करेंगे तो हम आयुर्वेद की तरफ जाएं, तो हमारे जो द्रव्य हैं आचार्य चक्रपाणी उनको 2 भागों में विभाजित करते हैं, आहार द्रव्य और औषध द्रव्य। आहार द्रव्य आचार्य चक्रपाणी उनको कहते हैं जो रस प्रधान है, और औषध द्रव्य उनको कहते हैं जो वीर्य प्रधान है। तो उसके पश्चात आचार्य चक्रपाणी ने उनका विभाजन कर दिया। तो और हम देखते भी हैं कि हम द्रव्यों को दो श्रेणियों में बांटकर ही उनका अध्ययन भी करते हैं, एक आहार द्रव्य, एक औषध द्रव्य। चाहे आचार्य चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट हो, भाव प्रकाश हो, सभी ने औषध द्रव्य और आहार द्रव्यों का अलग अलग वर्णन किया है, वर्ग बताए हैं उनके और गण बताए हैं। और इससे पूर्व अगर मैं जाऊं तो आहार की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। आचार्य चरक आहार निद्रा ब्रह्मचर्य
दूसरे उपस्तंभ में इसको सम्मिलित करते हैं आहार को, कि आहार जो है हमारे शरीर का एक जो त्रय स्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तो उसमें हमारे आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और हम कह सकते हैं कि हमारा जो आहार है वो पंचभौतिक है, हमारा शरीर है वो पंचभौतिक है, तो उस आहार से हमारे पंचभौतिक शरीर का पोषण होना है, और उस पोषण के माध्यम से हमारे दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो हमारे जो दोष हैं, धातु हैं, मल हैं, उन सब का पोषण होना है। और पोषण होने के पश्चात सभी हमारे दोष धातु और मल जब साम्यावस्था में रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये हमारे आयुर्वेद का एक आहार के एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि हम आहार के माध्यम से किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट तब तक ही परफेक्ट है जब तक उसमें सारी कंडीशंस पंचभौतिक और एक जो नेचर जो है, जो स्वाभाविक वातावरण में जो आहार उत्पन्न हो रहा है, हम कह सकते हैं कि जिसके आहार के लिए कहा जाता है कि प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक, अगर वहाँ की जो फार्मिंग से लेकर फोर्क तक, अगर जिसका जो फार्मिंग हो रही है वहाँ पर उसकी खेती हो रही है, अगर वो स्वाभाविक हो रही है, अगर उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक खाद का उपयोग किया गया है, जैसे कि आचार्य ने अपना वर्णन किया है कि सारा जितना भी आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से उर्वरकों का या फिर पेस्टिसाइड्स का और भी बहुत अलग-अलग चीजों का उपयोग हो रहा है। तो हमारा जो आहार है वो कह सकते हैं कि हम खेती से नहीं, वो वहीं से ही उसकी जो है क्वालिटी खराब हो गई है। और जो आहार की क्वालिटी खराब हो रही है, वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे शरीर में जाकर के केवल रोग ही उत्पन्न करेगा। रोग ही उत्पन्न नहीं करेगा, उसमें पोषण भी नहीं है। हमें उससे पोषण भी नहीं मिलने वाला है। रोग तो होने ही होने हैं हमें, विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। हमें कैंसर तक की आज जो बीमारियां हमें ये मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं? ये हमारे जो है खाद्य वस्तुएं जो हैं, उनसे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। उनको हम उनके नेचुरल तरीके से, उनका ऑर्गेनिक तरीके से हम उनका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो वही उसका जो है एक परिणाम है। तो ये बात आचार्य जो हमारे बताते हैं आहार के बारे में, आहार को मैडम ने जैसे बताया कि षड्रस आहार होता है। षड्रस आहार हमारे शरीर को संपूर्ण पोषण देता है। और इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि क्षमा चाहता हूँ। आहार के बारे में दो तीन एक तुकबंदी सी बनती है, क्योंकि प्रोडक्शन से कंजप्शन, फार्म टू फोर्क, प्रोडक्शन टू कंजप्शन का यहाँ पर मतलब होता है कि आजकल इतनी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हैं, फूड बिजनेस करते हैं कि वहां से लेकर के और हम एक कंजप्शन, जो एक उपभोक्ता है उस तक आहार पहुंचता है, उसके बीच में जो भी चेन बनी हुई है, वहां पर आहार कितना सेफ है, कितना स्टैंडर्डाइज्ड है वो, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, फार्म टू फोर्क, खेती से लेकर के हमारे कांटे तक जब वो आहार पहुंच रहा है कि उसकी खेती किस स्थिति में की जा रही है, उसमें क्या पेस्टिसाइड उपयोग किया जा रहे हैं, किस तरह के उसमें उर्वरक उपयोग किए जा रहे हैं, किस तरह के उसमें केमिकल्स उपयोग किए जा रहे हैं, और उसका वहाँ उत्पादन होने के बाद फिर वो जो मार्केट में आ रहा है और उससे विभिन्न प्रकार के खाद्य द्रव्य बन रहे हैं और वो फिर हमारे फोर्क के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहे हैं। दूसरा कहते हैं हम बोट टू थ्रोट, कि कितने प्रकार के इंपोर्ट हो रहे हैं आहार, और वो हमारे देश में आकर के वहां पर जहां पर उनका उत्पादन हुआ है और उत्पादन होने के बाद हमारे देश में हमने उनका इंपोर्ट किया है और फिर हम यहाँ पर उनका जो उपयोग कर रहे हैं, हमारे थ्रोट में जा रहे हैं, बोट टू थ्रोट। तो इसका कोई मतलब बहुत बड़ी एक कह सकते समस्या है ये हमारे लिए। तो इस समस्या से निपटने के लिए आज ही नहीं, बहुत पहले से ही, जब देश आजाद हो गया है तभी से ही और उससे पहले से भी इसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं। और वो कानून अपना उन्होंने कितना योगदान दिया है और उस योगदान से हम कितने सेफ रहे हैं और उस सेफ रह करके हमें कितने हम रोगों से बच कर रहे हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसमें ये कहना चाहूंगा
कि भारत सरकार ने समय समय पर कानून बनाए हैं इसके लिए, और उन कानूनों में मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूँगा कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1947, edible oils packaging regulation order 1998, solvent extracted oil, de-oiled meal and edible flour order 1967, milk and milk products order 1992। ये विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं ऑर्डर हैं, एक्ट हैं, रेगुलेशन हैं, और इन सब चीजों को रोकने के लिए कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो आहार है, हमारा जो फूड है, वो किसी न किसी तरह से सेफ रह सके, क्योंकि सेफ फूड ही हमारी हेल्थ, हमारे पोषण, हमारे रोग मुक्त रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से फिर इसके पश्चात कह सकते हैं कि बिल 34 ऑफ 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया। जो इस एक्ट के आने के बाद अभी जितने भी मैंने आपके सामने कुछ एक्ट, ऑर्डर या फिर रेगुलेशन जो थे, इनका भी उल्लेख किया था, ये सभी उसमें फिर कह सकते हैं कि सभी उसमें शामिल हो गए, और उसके पश्चात केवल FSSAI एक्ट जो है उसी का महत्वपूर्ण रहा। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी लेटेस्ट बात करें हम कि 5 जुलाई 2021 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है उसने एक गैजेट पास किया था 5 जुलाई 2021 को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड आयुर्वेद आहार रेगुलेशन 2021। तो मैं थोड़ा सा इसमें इतना बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, आप देख रहे हैं कि आज की इस भागदौड़ की दुनिया में, इस भागदौड़ के समय में हम काम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और उस काम से हम पैसा भी बहुत कमा रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि भाई खाने के लिए ही तो कमा रहे हैं, पेट के लिए ही तो कमा रहे हैं, और ये सब चीजें थी, क्योंकि हमारा जो मूल कह सकते हैं कि कमाने, समाज का जो मूल उद्देश्य था, वो जीविका जो थी वो एक तरह से हमारे भोजन के लिए इम्पोर्टेंट थी। कपड़ा, मकान, वो तो सब चीजें उसमें शामिल हैं ही, लेकिन प्रथम आवश्यकता जो है वो भोजन की है। हम उसके लिए हम कार्य करते हैं और पैसा कमाते हैं। अगर हम उसी में ही कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो क्या हमारा क्या होगा? क्या हम जो आचार्यों ने त्रय उपस्तंभ बताया है उसको ठीक कर पाएंगे, या क्या हमारे 5 भौतिक शरीर को, जो कि दोष धातु मल मूलम ही शरीर, जो दोष धातु और मलों से बना हुआ, क्या हम उसको समावस्था में रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार है या फिर स्टेट सरकार है, उन्होंने अपने अपने स्तर पर कानून, रेगुलेशन, एक्ट जो भी आए हैं वो बनाए हैं, और कुछ का मैंने उल्लेख भी किया है। और मैं अभी आयुर्वेद आहार का जो एक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि जिस 5 जुलाई 2021 को जो ये अपना आयुर्वेद आहार का एक्ट आया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको प्रकाशित किया था। इसमें कुल मिलाकर के 5 शेड्यूल हैं। इन 5 शेड्यूल में उन्होंने इस तरह से वो बात करते हैं कि जो पहला शेड्यूल जो है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्ट पे जाना चाहूंगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में लोग बिजनेस का भी ज्यादा बढ़ावा होता जा रहा है। वो विभिन्न प्रकार का बिजनेस हो सकता है, चाहे वो औषधियों का बिजनेस हो, चाहे औषधि उत्पादन का बिजनेस हो, चाहे औषधि बनाने का बिजनेस हो, चाहे आयुर्वेद आहार के नाम पर बिजनेस हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि अगर लोग एक तरह से पथ्य का जो कंसेप्ट है आयुर्वेद में, पथ्य का जो कंसेप्ट है कि अगर हम उचित आहार और सही
आहार अगर अपने भोजन में लेते हैं तो हम हमारे शरीर का पोषण भी होगा और हम बीमारियों से भी बच के रहेंगे। तो उसको देखते हुए आयुर्वेद का नाम लेकर के विभिन्न प्रकार के जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, वो अपनी कंपनियां चला रहे हैं और चलाने लगे हैं। तो उसमें वो कोई भी एक गेहूं का आटा लेता है, उसमें अश्वगंधा डाल देता है 1 चम्मच और उसकी वो कुकीज बना देता है और वो कहता है कि ये आयुर्वेद आहार है और इससे फलान होता है, इससे ये बीमारी कम हो जाती है, इससे ये पोषण मिल जाता है, इससे बाल झड़ने कम हो जाते हैं, इससे आपके और जाने क्या-क्या वो बताने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा ना है, ना आयुर्वेद ऐसा बोलता है। तो उसके लिए जो ये आहार एक्ट आता है, तो इसमें 71 शेड्यूल 1 में 71 जो बुक्स हैं, 71 बुक्स का इसमें वर्णन आता है, जो 1940 से पहले प्रकाशित हुई हैं। 1940 से पहले प्रकाशित हुई हैं, उन्हीं पुस्तकों को इसमें सम्मिलित किया गया है और उन पुस्तकों में जो भी आयुर्वेद के आहार से संबंधित जो कंटेंट जो उसके हैं, कंटेन है और उसकी जो रेसिपी है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई आहार बनाता है, तो वो आयुर्वेद की आहार की श्रेणी में आएगा और उसको वो उसमें विभिन्न प्रकार के जो सेक्शंस हैं, उनका वो पालन उसको करना पड़ेगा कि लेबलिंग किस तरह से उसकी होनी चाहिए, पैकेजिंग उसकी किस तरह से होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट उस पे डालनी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डालनी है, उस पे कंटेन उसको लिखने हैं और वो किसी भी प्रकार का उस पे ये दावा नहीं कर सकता है कि इसमें ये जो कंटेन है, ये फलान बीमारी को तो ठीक करते हैं, आपके इस रोग को खत्म कर देंगे, आपको इस तरह का ये पोषण दे देंगे। इन चीज़ों का उसमें वर्जित किया गया है। शेड्यूल 1 में जो बुक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ पहले और उसी के लिए एक इसका लोगो भी बनाया गया है। जैसे एफएसएसआई का एक लोगो है, उसमें वो एफएसएसआई लिखा रहता है और ऊपर एक रेड कलर का सा वो उस तरह से और वेज और नॉन वेज का जो बना हुआ है अगर राउंडेड ग्रीन है तो वेज का है और रेड राउंड जो गोला सा होता है वो नॉन वेज का है। उस तरह से ही आयुर्वेद आहार का है। ये लोगो है, मैं दिखा नहीं पा सकता हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं क्षमा चाहूँगा, अभी रेलवे स्टेशन से मैं आ रहा हूँ और अभी गाड़ी में ही बैठा हूँ और गाड़ी से ही थोड़ा-सा जो है अपने विचार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्षमा करेंगे मुझे और अ, हाँ, मैं कहना चाह रहा था वो लोगो जो है उसमें आयुर्वेद आहार लिखा हुआ है और आयुर्वेद आहार के साथ एक ओम की जैसी आकृति उसमें दिखाई देती है। तो वो लोगो भी उस पर लगाना अत्यावश्यक है। तो एक तो ये मैं बताना चाह रहा था, आयुर्वेद आहार के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो शेड्यूल 1 की बात में जो की मैंने, एक तो बुक्स हैं उसमें और उस बुक्स के अकॉर्डिंग ही ये होना चाहिए। फिर हम शेड्यूल बी की बात करते हैं, तो शेड्यूल बी में कैटेगरीज ऑफ आयुर्वेद आहार एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें। तो आयुर्वेद की कैटेगरी बनाई गई हैं, उसके बाद इंग्रीडिएंट्स क्या हैं उसमें, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, उसके सेफ्टी स्टडीज उसकी बात है। तो 1-2 मैं बात करूँगा। एक तो आयुर्वेद आहार प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस टू शेड्यूल ए ऑफ एफएसएसए और एफएसएसआर। इसमें अगर इंग्रीडिएंट्स की बात करें एज पर टेस्ट, अगर कोई भी टेस्ट की आपने जो आहार होना चाहिए वो मैंने इसमें बताया। एक तो कैटेगरी क्या है आहार की, फिर इंग्रीडिएंट्स की बात करते हैं हम, फिर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर हेल्थ बेनिफिट कोई वो जो रेसिपी है और एक पर्टिकुलर बुक में अगर वो जैसे मान लो फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया में है, अगर वो उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं तो उनको उस पे नोट किया जा सकता है। उसके अलावा अपने मन से कुछ भी उस पर लिखना वो गैर कानूनी है और एक्ट के खिलाफ, रेगुलेशन के खिलाफ है। और उसमें सेफ्टी स्टडी अगर बुक्स में जिस तरह से है तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं है और बाकी उसका क्लासिकल रेफरेंस आवश्यक है और कोई अगर उसका प्री अप्रूवल कोई लिया गया है तो वो उस पर होना चाहिए। तो ये मैं एक जो कैटेगरी के बारे में बात कर रहा था शेड्यूल बी में जो हैं। और अगर फिर मैं बात करूं शेड्यूल सी की, इसमें है लिस्ट ऑफ एडिटिव्स। अब फूड एडिटिव का एक ग्रुप है और उसमें मैक्सिमम परमिटेड लिमिट क्या है और उसका फंक्शनल क्लासेस क्या है। तो इसमें अलग-अलग तरह से कुछ तो थिकनर्स स्टेबलाइजर हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स हैं और
कुछ एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स हैं। तो अलग अलग उनके बहुत सारी दे रखी है, आप सब लोग जानते हैं इसको, आपने सबने पढ़ा है अच्छे से, और ज्यादा इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं। वैसे शेड्यूल डी की बात करेंगे तो इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड फॉर आयुर्वेद आहार। तो आयुर्वेद आहार में जो अनप्रोसेस्ड है, उसमें जो डायरेक्ट कंजप्ट किया जाता है, उसमें एक सैंपल में जो लिमिट बताई गई है, अगर इतनी लिमिट है तो वो कह सकते हैं कि, और उसमें भी दो कैटेगरी बनाई गई, 2-3 कैटेगरी है, सॉरी। एक तो एरोबिक प्लेट काउंट है, एक यीस्ट मोल्ड माउंट है, और एंटेरोबैक्टीरियंस काउंट है। तो ये 3 कैटेगरी में अगर वो आहार कहीं पर भी आता है तो लेबोरेटरी में, तो वो एक तरह से हाइजीनिक माना जाएगा, क्राइटेरिया जो उसकी हाइजीनिक क्राइटेरिया है। तो ये तो बात मैं आयुर्वेद आहार के जो एक्ट था उसकी बात कर रहा था। इसके अलावा और मैं कुछ बताना चाहूँगा। हाँ, इतना ही मैं बताना चाह रहा था। मेरी बात यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और हो सकता है कि मैं पूरी तैयारी के साथ इस टॉपिक पर नहीं आ पाया, क्योंकि आज मैं थोड़ा फैमिली को रेलवे स्टेशन छोड़ने आना था। मैं 4 बजे घर से निकला था अभी, और फिर अभी उनको छोड़ा था, 6:15 बजे उनकी ट्रेन थी, छोड़ करके। और फिर अभी थोड़ा-सा सिटी से बाहर निकल कर के मैं आया, तो मैडम का वो सुन रहा था। और फिर उसके बाद मुझे पता तो था ही कि मेरा भी जो है 5 मिनट मुझे भी मिलने वाले हैं बोलने के लिए। तो बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद पवन सर, अग्निहोत्री सर, और जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में अपने यहाँ पर आदरणीय सर हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यपाल। मदन सर। Pawan ji, thank you. Satyapal ji, thank you so much. You have touched on some regulation ki baat. We have had 2 wonderful presentations today, and they have taken us into some of the difficulties, some of the challenges here in related to food, particularly medicated food. And Satyapal ji is correct in saying about the regulations. Parul ji, in her last few slides, she touched on regulatory agencies that are in place in India, that are there to promote standards and make sure standards are implemented. But Parul ji has also very correctly said that there are difficulties with monitoring these changes. And Satyapal ji has correctly said how certain foods get labeled as Ayurvedic foods just because it has a little bit of ashwagandha or something inside. And they just put a little bit and it gets labeled as Ayurvedic food. We can see that spectrum of challenges that we have in our food ecosystem, not only the medicated food. The last example Satyapal ji gave is very important, कि थोड़ा सा बिस्किट के अंदर थोड़ा सा लेबल लगा के कुछ ना कुछ डाल के उसको आयुर्वेदिक फूड बना के बेच देते हैं. So people, number one, people are not literate about the aspects of food. So I started by saying हमारी संहिताओं में, हमारी पुरानी इसमें इतनी सोच है कि how we should take and view food with reverence. And very quickly, over a few thousand years to where we are today, food has become a commodity. Food has become a weapon. And food has become a big trading entity. And the whole idea has been mutated, the idea of food. And this mutation is taking across the whole chain from the production of food
and the primary produce, all the way to the manufactured product and health impacts of these manufactured products. What is the way out of this? Before I open the floor for discussions, I just want to highlight Parulji's comment that we will never be satisfied, we will never get satisfaction from regulations, because human beings are very clever. And they always, the moment you have a regulation, they find a way to go around the regulation. So this is that is human ingenuity. And there is a comment that is made in terms of the phrase foolproof. That is the same comment that applies to law proofing. The foolproof comment goes like that: fools, don't underestimate fools because they're very ingenious. So nothing is foolproof. The same thing we have for food and food safety and food producers. That means the literacy has to increase. Number two, people must become more aware of the consequences of this. And Parulji's comment is that we should take it down to the villages, to the individuals, and we must do things very differently. I have shared one reference here. This is a slightly old reference from the Indian Institute for Agriculture Research in Delhi. But I start with that, and I start with this, what Parulji said. It's a paper from Irani Mukherjee at the Division of Agriculture Chemicals in the Indian Agriculture Research Institute in New Delhi. This is a paper that was published in 2003 entitled Pesticide Residues in Vegetables in and Around Delhi. Now, Delhi is very special. It is a state and also the big national capital region. This is set to become the world's largest capital region, national capital region. It is anticipated that in another 15 to 20 years, the national capital region plus the satellite towns that extends all the way to Kanpur and all those locations will have a population of about 80 to 90 million people. And this number could be an underestimate, but it's a very, very large number. Now, for any nation, and it's particularly a large nation like India, the capital region has to be self-sufficient, it has to be resilient, it has to be protected against these things. So the national capital region must produce its own food. No amount of regulations can enable this. There has to be a different kind of awareness. If you look at, this is just a reference from PubMed, if you look at the related references, you can see the kind of areas where people are identifying pesticide residues in winter vegetables in Kanpur. And many countries of the world are looking to India for leadership. Here is another paper, monitoring of organochlorine pesticide residues in summer and winter vegetables from Agra. This is, again, you can see the interest in this space. Whenever we go into this kind of a scenario, there is a difficulty here that it becomes political. Whenever we go into regulations and rulemaking, it automatically becomes political. And I want to highlight here the nature of this politics from two perspectives, from the European Food Standards Agency and the American equivalent agency, the food that I will show you in a second. And the example I want to use is a simple compound called Acrylamide. And this is a neurotoxic compound, also a carcinogen. It has been known for some time. I first take you to the EFSA site, the European Food Safety Authority, and show you the website that talks about acrylamide in food and how this is produced. It says during high temperature cooking, including frying, baking, roasting, and also industrial processing at 120 degrees C and low moisture. The main chemical processes that cause this are known. If you will
Agnihotriji, if you'll excuse me just 1 second, I just turn this telephone off. 1 minute. So, my apologies for this. No problem, sir. No problem, sir. Happens. Here I'm back. So I'm talking now about processing of foods, and I take one chemical. We in India, I don't think I have seen yet one complete paper from India talking about acrylamide in our foods in India, particularly the fried foods. You know, we eat a lot of samosas. We eat a lot of other preparations from basin that are fried in fried foods. And it is popular for us to eat these kind of things. And there is still no evidence for this about the health benefits and the dangers of this stuff. So I've shown you an example from the European Foods Safety Agency. Let me just quickly shift to, so what they are saying here, you will see here in 2015, the EFSA published its first full risk assessment of acrylamide in food. And then it talks about risk of developing cancer for consumers in all age groups. This was 2015. And there is a lot of information at the EFSA webpage. I will put this in the chat box when I finish. Now let us go to the second. So Europe is a very large food manufacturer and processed food manufacturer. And you can see the tension here, you know, that there is a chemical that comes in fried foods and foods that are processed at high temperatures. And Europe is happy to recognize that there is a connection between cancer and acrylamide. Let us quickly go now to the counterpart in America. And this is the National Cancer Institute. And they're looking at the cancer aspects. So Europe says it can cause cancer. Let us see what America talks about. The National Cancer Institute says. It also has a page on acrylamide and cancer risk, but the way this is presented is slightly different and not as elaborate as the European assessment. Acrylamide is also found in some foods. It can be produced from vegetables that contain amino acid asparagines, such as potatoes, are heated to high temperatures in the presence of certain sugars. It's also a component of tobacco smoke, so that is good. And then it goes on to say, how are people exposed to acrylamide? Is there a connection between acrylamide and cancer? Now, this is the point of tension here. Now, it says, gives a lot of information, and it says there are models where this has been tested, et cetera, et cetera. And as we go to the end of this text, the American perspective is slightly different from the European perspective. It says what research is needed to better understand whether acrylamide is associated with cancer in people. And it says we need more epidemiological studies in which acrylamide adapt to metabolite levels. The tension is very noticeable here, that two of the world's largest processed food producers, and for both of whom food and food-related material is a big trading component, they show that there is some tension. And it is here that we have to revisit what Parulji's slide showed, the FSSAI, and all of these labs that are there, the food analysts, the referral labs, accredited labs, and whether if we ask FSSAI a very simple question, do you have any data on acrylamide in samosas or acrylamide in any of the other foods, what perspective will we get? And I think in that way, today's webinar is very special because it raises those points. It is presenting it in a public platform here, being raised and discussed with so many people. And I'd
wish that we had a little more time, or maybe one or two other speakers to also elaborate on this, but at least we have started the ball rolling. The issue of pesticides and chemicals, the issue of contaminants in raw foods and processed foods, the call for better systems for producing for primary produce production, better systems. These are all the areas that come within today's theme of standards for medicated foods. So I leave it there and I open the floor to comments from the floor. हमारे साथ है जी रामपाल जी, सोमानी जी, राजस्थान से रामपाल जी, नमस्कार जी. The same issue also goes into the area where Rampal ji has discussed with us about animal feeds. Do we have to follow similar standards when we come to animal feeds? If agar Rampal ji se thoda sune, if Rampal ji is able to, Rampal ji, namaskar ji. If Rampal ji is not able to, then I can see Jahasab has joined us again. Jahasab, pranam ji. And I also would like, I'm very happy to see Dubey ji joining us from Patna. Dubey ji, namaskar ji. Thank you, sir. Dubey ji, you are here with us. You know a little more about ये जो regulations वगैरह. आपसे सुने जी थोड़ा कि आज की चर्चा के ऊपर थोड़ा सा कि हमने तो बता दिया जी that we might have to look at many aspects of our foods, not only the medicated foods, but also anything that comes under FSSAI and their perspectives. Thank you very much. आपने हमको आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे बड़ी बात यह है कि लिटरेट पर्सन अगर कहीं चीट होता है तो देयर इज सम लैकिंग इन सिस्टम. वो सिस्टम में सुधार होना चाहिए, क्योंकि अगर लिटरेट पर्सन जहाँ चीट होगा तहाँ तो ये बात सत्य है कि उस सिस्टम में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है. और इसी तरह से जितने भी आपके दैनिक जीवन में आते हैं उसमें फूड की भी जो चर्चा हो रही है, वो फूड जो है कई तरह से लोग मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कल्टीवेशन से लेकर के सारी चीजें हैं, और सब जगहों पे जो है कहीं न कहीं जो है जो एक बिजनेस का एक दौर चला आ रहा है, वो हर जगह पे वो प्रभावित करता है हमारे स्टैंडर्ड को जो है. तो हम लोग को जो आहार जो लेना है वो तो विशुद्ध आहार लेना है, और इसके लिए जो है हमको सरकार जो है बीच बीच में जैसा कि बताया गया कि बहुत सारे रेगुलेशंस और एक्ट ये सब बनाए गए हैं. तो मेरा विचार तो ये भी है कि जिस तरह से ड्रग में है क्या कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ जो है वो है कि दवाओं के मूल्य नियंत्रण के लिए जो है वहाँ पर रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ऑर्डर. और उसी तरह से फूड में भी जो है वो फूड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक सरकार की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उस पर भी एक अंकुश लगाना चाहिए, और उसकी जो शेड्यूल है कि ये शेड्यूल के अंतर्गत इतने फूड प्रोडक्ट आएंगे और इतने फूड प्रोडक्ट को उतने उसी रेट में उसी प्राइस में आपको जो है देने होंगे रेडीमेड फूड को. तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो है एक फूड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लाइक ड्रग
वो एक इस्टेब्लिश करें, और जिससे कि आम जनता इस पे जो है कुछ अपना राहत महसूस करे जो है। रहा सवाल कि फूड के बारे में जानकारी देने की, तो सभी वक्ताओं ने बहुत विशेष तौर से अपना अपना मत रखा है और बहुत काफी अच्छा रहा सभी लोगों का, और सारे बिंदुओं को उन्होंने टच किया। लेकिन एक्रिलामाइड के बारे में मैं भी मेरे को भी ध्यान था, और ये कार्सिनोजनस है, कार्सिनोमा प्रोड्यूसिंग है ये, और इसमें जो है नो डाउट कि यूरोपियन कंट्री ने इस पर जो है बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल्स में दी है, और ऐसा ये है जरूर कि जो है फूड प्रोडक्ट में जो आजकल जो आ रहे हैं उसमें इस तरह की जो है कंटेनिंग्स जो है मिल रहे हैं, तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो कहीं न कहीं जो है पूरे वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड वाइड में जो है वो प्रभावित कर रहा है। तो इस पर जो ध्यान देना है, तो भारत सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे फूड जिस पर की जो है हमारा जो खाने जो लेने की जो वो चीज है, लेने के बाद जो जिसके पास वो कार्सिनोजन जो प्रोड्यूस करेगा वो काफी घातक होगा। तो इसलिए जो है भारत सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि इस तरह की जो स्टडीज हैं वो यहाँ पर भी एक वो अपना केंद्र बनावे, शोध संस्थान बनावे, और उसके लिए जो है फूड प्रोडक्ट को जो है काफी उसमें जो है हेल्थ पॉइंट उससे उसको करे उसके लिए। हालांकि सब रेगुलेशंस में सारी चीजें उसने दिया है कि आपको ये टेस्ट करने हैं, इतने पैरामीटर्स हैं, इतने पैरामीटर्स में आप अपने टेस्ट करेंगे तो दैट फूड विल बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो फर्दर जो स्टडीज जो आती हैं वो स्टडीज जो है इंडिया में बहुत कम आ पाती है, बहुत कम हो पाती हैं, इसलिए कि इंडिया बेसिकली जो अध्यात्म देश है, और इसमें किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे ड्रग में हो, चाहे फूड में हो, चाहे जिसमें हो, इसमें साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस में हम पीछे रहते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ जो शोध का जो है वो कहीं न कहीं जो है कमी है, लैकिंग है, ड्यू टू, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो अध्यात्म से जुड़े हैं, आध्यात्मिक देश है हमारा, और हम लोग जो है पूर्वजों के जो बनाए गए हैं जो नियम है, कानून है, वो अपने जो द्वारा जो किए स्टैब्लिश किए गए हैं उसको ही हम लोग मान्यता देते हैं और उस पर को ही तरजीह देते हैं। उसी से ही अब आज के एरा में जो है उसमें जो है जो भी इन्वेंशन हो रहे हैं वो काबिले तारीफ है और होना भी चाहिए। हमारे शास्त्रों में, हमारे जो आयुर्वेद के शास्त्रों में जितने भी चीज लिखे हैं वो कहीं न कहीं सारे चीज में साइंस छिपा हुआ है। उस साइंस को हमको जो है बाहर निकालना है शोध करके, और हम लोगों को जो है उसमें हर बिंदु पर जो है करना है, चाहे वो फूड के क्षेत्र में हो, चाहे वो ड्रग के क्षेत्र में हो। ये हमारे जो है बहुत एक चैलेंज का विषय है। और ये जो आज का जो टॉपिक है और ये जो फूड के बारे में जो एक डे मनाया गया है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसका, तो उस पर जो ये चल रही है चर्चा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम सभी लोगों का, जो जितने भी वक्ता हैं, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। सभी लोग अपना जो है अपने अपने विचार रखे हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। There is a, इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस भी आनी चाहिए जी लोगों में, हर एक लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में, राज्य की गवर्नमेंट में, एंड फैमिलीज के अंदर थोड़ा सा वो अवेयरनेस। अब आई वांट टू रिक्वेस्ट झा साहब, नमस्कार झा साहब, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आपका आवाज, गुरुजी आपका आवाज कट रहा है जी। हेलो
जहाँ साहब आपका आवाज नहीं आ रहा जी, आवाज थोड़ा कट रहा. While we wait for Jha साहब to get Jha साहब आपका नेटवर्क सिग्नल थोड़ा कम है जी. We cannot hear you. Please. Oh, cut here. I request, we have many people here, some new people. Rupali ji here. Rupali ji, namaskar. We would like to just hear a few words. Pratibha ji is here. Pratibha ji, namaskar. Sunita ji, namaskar. Any Rupali ji, namaskar ji. Kishore ji, namaskar. If we want to get some feedback from the floor. Kishore ji, namaskar. Ravi ji, namaskar. If there is somebody who would like to, Sunita ji, namaskar. Namaskar, sir. Sunita ji, namaskar ji. Thank you so much for joining. आपसे भी सुने जी, ये जो थोड़ा सा जैसे दुबे जी ने बताया, it's a complicated. मदन सर गुड इवनिंग. नमस्कार रवि जी. मैं अनम्यूट करने में टाइम लग गया इसलिए रिस्पांस टाइम से नहीं दे पाया. आई एम हियर. Ravi ji, thank you. We will listen to Sunita ji first and then come to you, Ravi ji. Thank you. Sunita ji. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for this giving me this opportunity. And a lot of things have been discussed here, and it was very good session, sir. After all, I would like to say, sir, that as Dubey sir said, that price control and adulteration, use of pesticides, all these things are very important and to be taken care of by government and all authorities related to food. And actually, food is very important thing for health and as well as for disease also. Non-communicable diseases are like obesity, diabetes. Mostly these are related to our food habits and lifestyle. Am I audible, sir? Haan ji, we can hear you, Sunita ji. Okay, sir. Thank you, sir. Then, Thank you. Actually, sir, everything has been discussed, and as I have seen a guideline for WHO that recommended by WHO to fulfill these guidelines, like how much to be such any food or how much fat to be taken, which type of food to be taken, how much energy to be come from carbohydrate, fat and all. To fulfill all this, healthy food is very essential. So the provisions of healthy food to be taken care by government and all. And Sunita ji, if Parul ji was here, she would have said that we have had traditional systems. Yes, sir. And that we should keep remembering our traditional systems. Is this something that is practical, or is it too challenging for the modern times, or is it still possible in the modern times? Actually, I believe in traditional systems, sir. In any type of traditional system, I think this is much better than today's lifestyle or eating habit and all. So, Sunita ji, I'm going to stop you here. We are very lucky to have Professor C.B. Jha from... am I audible? Yes, sir. Pranam, sir. Yes, sir. नमस्ते नमस्ते. Yes, sir. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के, मैं तो हमेशा सुनती रहती हूँ. अग्निहोत्री सर ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस किया. यस सर. मैं ये कह रहा था कि भारत बहुत बड़ा देश है. यस सर.
और इतनी विविधता है, इतनी विविधता है, इतनी जी सर। भौगोलिक परिस्थितियां हैं और इतने तरह का आहार है। अगर आहार जी को सर। हम सब कंपाइल करें तो जी हो सर। सकता है कि मतलब नंबर ऑफ जो आहार के रूप में हम लेते हैं, इस तरह के जो जी रेसिपीज हैं, जी इसके शायद हजारों की लिस्ट बन जाए। जी सर। और खास करके ये स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ आहार और औषधि में बहुत अंतर नहीं किया गया है यस सर। और आहार को महौषधि भी लोगों ने स्वीकार किया है। हमारे पुराने आचार्यों ने ये भी कहा कि भाई आहार को हम दुरुस्त रखें तो औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। यस सर। यस हाँ, सर। तो ये सारी आहार चीजें संभव हमारे वस्तु यहाँ। कहा ही गया। हाँ, यस सर। बिल्कुल। और कहा कि अपथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवने पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवने, जी ये जी सारी जी बात। सर। दूसरा कहा कि यस्य देशस्य यो जंतु तस्य तज्जौषधम हितम, जो जिस देश का प्राणी है जी। उसको वहीं से उत्पन्न हुई चीजें। दूसरा क्या है कि आहार के बारे में आयुर्वेद से बढ़ करके और कहीं इतना ज्यादा कुछ मिल ही नहीं सकता है। बिल्कुल जितने सर। भी आहार के नियम कायदे हैं, आहार के जी जी प्रकार हैं, ये सारी चीजें जितना समेट करके चरक ने हमारे सामने रख दिया है कि कई चैप्टर्स जो हैं वो आहार के लिए डेडिकेटेड हैं। तो इन जी सर। सब के बाद अब फिर संस्कार की बात की जाती है। संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। तो जी सर। संस्कार जो है वो आहार में अंतर गुणों का, अब वो सब एक जो नियम कायदे हमारे आयुर्वेद के बने हुए हैं उसमें जैसे विरुद्धाहार की बात की गई, तो इन सब को बचाते हुए फिर हम संस्कार की बात करते हैं और द्रव्य में अतिरिक्त गुणों का या इतर गुणों का उसमें इंडक्शन कहें, उसमें हम डालते हैं, बढ़ाते हैं उसको एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट, नीड ऑफ द क्या कहते हैं पर्सन, और नीड ऑफ द डिजीज जो भी कहें। मतलब इन दृष्टि से, रोग की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से, वहाँ की परिस्थिति की दृष्टि से, उसकी क्या कहते हैं एपेटाइट की दृष्टि, जो भी ये सारी चीजें आयुर्वेद में भरपूर सब विचार किया गया है। अब इस समय जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो हम इन सारी चीजों को लगभग धीरे धीरे, चूंकि लाइफ स्टाइल इस तरह से बदला है कि हर आदमी अपने को व्यस्त बता रहा है, व्यस्त बता रहा है। उसके पास कम से कम जैसे हम आधा घंटा 45 मिनट समय दे करके अपना फूड अपने से ऑर्गेनाइज कर लें, ये कर सकते हैं अगर चाहें, लेकिन जी सर बिल्कुल। लोग उससे भी बचते हुए जहां तक होता है कि हम कुक से मदद लें या और कोई मदद लेकर के इन चीजों को करें। फिर ये जो नए सारे जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जैसे अब पेस्टिसाइड का यूज, पेस्टिसाइड के यूज में जैसे अंगूर का कोई खेती किया जा रहा है तो एक बकेट में जो भी पेस्टिसाइड है उसका एक सॉल्यूशन बना लिया और बकेट को उठा करके पूरा अंगूर के गुच्छे को बाल्टी में डुबो देते हैं। हाँ, हाथ उठा करके उस गुच्छे को पूरा डिप हो जाए इतना बाल्टी को हम उठा करके उसमें डिप कर देते हैं। और इसी तरह से जो पेस्टिसाइड्स के परिणाम है और सब जगह पे, जैसे खेतों में छिड़का हुआ है, पता चला कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कितनी संख्या में बड़ा जहाँ तहाँ पाया जाता है। इसी तरह से और भी जो सारे कीड़े मकोड़े जिसको कि हम फ्रेंड वो फ्रेंडली मानते हैं, जो हमारे फसल को पुष्ट करता है, उसमें अधिक से अधिक न्यूट्रिटिव मटेरियल पैदा करता है, तो ऐसी चीजों को हम एक तरह से पता चला कि मिट्टी को रोगी बना दे रहे हैं और वो क्या कहते हैं अल्टीमेटली हमारे जो भी प्रोडक्शन है उसको प्रभावित करता है। दूसरी ओर ये बराबर सुना जाता है कि उधर गाय या भैंस ज्यादा दूध दे, इसके लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल, किटोसिन का इस्तेमाल। इसी तरह से
फलों के या सब्जियों का साइज, वहां पर इंजेक्शन का प्रयोग। तो ये सारी चीजें। दूसरा कि जेनेटिकली जो ये जैसे गाय की ही नस्ल है इस समय, ये क्या है, हमारी जो पुरानी, जिसको हम आज तक देसी गाय कहते हैं, तो जो हमारे सामने आज की गाय है, न उससे उसका क्या कहते हैं बनावट मेल खाता है, न उसकी आवाज, न उसका गोबर, न उसका क्या कहते हैं गोमूत्र, कहीं से वो हमारे जो देसी गाय का ये सब पंचगव्य कहेंगे वो मेल नहीं खाता है। मतलब इस गाय से जो प्राप्त गोबर है वो बदबू देता है, और वो तो, लेकिन समय के बदलाव के साथ ये सारी चीजें हमें एक तरह से स्वीकार करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो एक तो ये सारी चीजें अब ठीक है, मतलब श्वेत क्रांति के नाम पर भारत ने स्वीकार कर लिया इस नस्ल को, तो ठीक है। हम किसी जमाने में कहते थे कि डेनमार्क में दूध की नदी बहती है, आज कहा जाता है कि भारत में दूध की नदी बहती है। तो दूध का उत्पादन तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन जो दूध की क्वालिटी है, तो अभी कहीं मैं सुन रहा था दूध के बारे में, तो कहा जा रहा था कि आज की जो ये गाय हैं, इससे जो प्राप्त होने वाला दूध है, वो वह दूध है जो दूध कृष्ण को मारने के लिए पूतना ने पिलाया था। तो तुलना उससे कर दी गई, एकदम जैसे पॉइजनस टाइप का। अब कितना है नहीं है, आधुनिक दृष्टि से तो हम सीधा फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यही सब विचार करते हैं, तो वो तो भले पूरा कर देगा फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हमारा जो अपना अमृतम क्षीर भोजनम, मतलब अमृत के समान बताया गया, तो क्या मतलब अभी जो जिस गाय का हम दूध सेवन कर रहे हैं, वो तो कहीं से भी, मतलब जो आदमी व्यवहार में ले रहा है वो स्पष्ट होकर के बोलता है कि नहीं, मतलब जो अभी हम जर्सी गायों की दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कहीं वो ताकत है ही नहीं है, कहीं वो प्रॉपर्टी नहीं। तो ये सब का सब इस समय हो रहा है, समय के साथ जो बदलाव हुए हैं खेतों में, जो प्रयोग हो रहे हैं। एक महाशय हमसे मिले, वो कुछ ये जो जिसको हम बक्कस कहते हैं, बक्कस फर्मेंटेशन के बाद जो नीचे, या सुरा बीज कहें, किन्व कहें, हाँ, वो तरह तरह का बक्कस इस्तेमाल करते हैं अपने फसल पर। तो उनका कहना था कि मैं जो गेहूं पैदा कर रहा हूँ, वो पहले जो 8%, 9% प्रोटीन हुआ करता था, हमने उसको बढ़ा करके 15% तक, 12% तक, 13% तक मैं ले आया हूँ। और कैसे? तो यही बक्कस का प्रयोग करके। तो अब इस तरह के प्रयोग भी हो रहे हैं कि किसी में प्रोटीन का कंसंट्रेशन आप बढ़ा दें, किसी में और कुछ कर दें। तो इन सभी प्रयोगों का अल्टीमेटली हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव हो रहा है, तो मैडम ने बड़ी अच्छी, पारुल जोशी जी ने बहुत बढ़िया एक तरह से पूरा एक क्या एनालाइज और क्या कहते हैं कैटेगरिकली क्लासिफाइड वे में केमिकल और फिजिकल और क्या कहते हैं ये सब जो इम्प्यूरिटीज हैं बायोलॉजिकल, उन सब का किस तरह से दुष्प्रभाव हो रहा है। दूसरा, फिर आज मार्केट भरा पड़ा हुआ है क्या फास्ट फूड से। तो फास्ट फूड के साथ साथ ये सब जो है, आजकल के बच्चे जो हैं रोटी चावल दाल खाना पसंद नहीं करेंगे, उनको चाहिए मैगी, उनको चाहिए वो क्या चाउमीन और क्या चिप्स और कुरकुरे, इस तरह की चीजें। तो ये स्थिति है समय के साथ जो बदलाव हो रहा है। अब उसमें सरकार ने अपना नियम कायदा जो कुछ भी या पनिशमेंट की भी गुंजाइश सब दी है, लेकिन व्यवहार के लेवल पर हम उस स्थिति तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और लोगों को इसका खामियाजा भी काफी जगह भुगतना पड़ रहा है। तो बस तो स्थिति यही है कि जो भी नियम कायदे हैं, या जो अभी गजट कुछ दिन पहले आया है आयुर्वेदिक फूड का, हम कहते हैं कि हमारे जितने भी अपने ट्रेडिशनल हर क्षेत्र का अलग अलग फूड है। कहीं पर चावल रात दोनों समय भोजन में लेते हैं, कहीं पर गेहूं ही रोटी ही दोनों समय भोजन में लेते हैं। तो वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ का जो क्लाइमेटिक नीड है, उस नीड के हिसाब से वो ऑलरेडी
वहाँ पर चलन में है, और जिसको ओक्सात्म की बात हम कहते हैं, वो सारी चीजें देखने को वहाँ पर मिलती है। यहाँ पे मतलब अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में हम जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, फिर क्या कहते हैं बंगाल में चले जाएंगे, असम में जाएंगे, तो जहाँ एक तो जो चीज जहाँ पर ग्रो ज्यादा होता है, और फिर मतलब वहाँ का जो ट्रेडिशनल एक पहले से चलन है उस हिसाब से अपना लेते हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम उसमें जा कर के जब शामिल होते हैं दूसरे क्लाइमेट से आकर के, दूसरे भौगोलिक उससे आकर के, तो थोड़ा सा उसमें एकोमोडेट होने में कई बार समय लगता है, लेकिन कुछ ही समय में हम फिर उसमें पूरी तरह से एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मुख्य बात ये है कि जो भी सरकार के द्वारा जितनी बातें उनके नॉलेज में जाती हैं, उसको ध्यान में रख करके हम ही लोग सब नियम कायदा बनाते हैं। तो बनाने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस अदरवाइज मतलब जानकारी के लेवल पर, नॉलेज के लेवल पर आयुर्वेद से बाहर जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। जितना इंफॉर्मेशन आयुर्वेद में दे दिया गया है, उसको हम खाली लोगों को एजुकेट कर दें, उसमें विरोधाहार सबकी जो कुछ भी बात की गई है, उन सारी चीजों को लोगों को पूरी तरह से नॉलेज में डाल दिया जाए, तो बहुत बड़ा बचाव। और जैसे संस्कार की बात हमने की है, इन सारी चीजों का ज्ञान लोगों को करा दिया जाए, तो हमें लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए इतना बहुत पर्याप्त होगा। और सरकारी नियम कायदे जो कुछ हैं वो कड़ाई से उसका, नहीं तो पता चला कि हम क्या कहते हैं बाजार से सरसों का तेल ले करके खा रहे हैं, उस समय उसमें प्रचारित हो रहा है कि बिल्कुल शुद्ध कच्ची घानी का तेल। हाँ, अब पता चला कि उसमें इतना, कुछ समय के बाद पेपर में देता है कि इन ब्रांड में इतना 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 मिलावट पाम ऑयल का और क्या। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सरकार के लेवल की है, जिस पर की नियंत्रण सरकार के द्वारा ही हो सकता है। तो सरकार कड़ाई से ईमानदारी पूर्वक इन चीजों को, क्योंकि हेल्थ से एक तरह से वो आहार के साथ खिलवाड़ का मतलब स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और कहने के लिए मैडम बताएं तो क्या, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर, ऐसा करके हमारे आचार्यों ने कहा। तो सारी चीजें हमारे आयुर्वेद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और उसको खाली लोगों के नॉलेज में डालना, लोगों को एजुकेट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, और इस दिशा में सोचना चाहिए, करना चाहिए। मदन जी आगे बढ़े, दूसरे को मौका दें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जहा साहब, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल साफ साफ, यू हैव गिवन अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। जहा साहब, हमारी तरफ से एक छोटा सा सवाल है जी, कि स्टूडेंट्स को जानकारी कैसे दे जी? मेडिकल कॉलेज, नॉट ओनली आयुर्वेद कॉलेज, हमारी मॉडर्न मेडिसिन वाले, उनको भी कुछ पता ही नहीं किया उसमें, है। उसमें जैसे आयुर्वेद कॉलेज में जो लड़के पढ़ रहे हैं, तो उनके तो पढ़ाई में चरक पढ़ेंगे, और चरक के माध्यम से उनके सामने तो विविधासित पीतीय और क्या तस्यासीतीय, मात्रासीतीय और संस्कार, ये सारी चीजें उनको पढ़ाई जा रही हैं, तो उनको तो ऑलरेडी नॉलेज मिल रहा है। अब सवाल है कि हम जनरल पब्लिक को कैसे एजुकेट करें इसके बारे में, या जो मॉडर्न फील्ड में है, जिनको पथ्य के बारे में ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं वो ठीक है, मतलब डाइटिशियन का हेल्प ले रहे हैं, लेकिन उस डाइटिशियन की दायरा, उसका जो लिमिटेशन है, वो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, इससे ज्यादा कहीं मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ आयुर्वेद में जितना विचार किया गया, अग्नि का विचार किया गया, आहार का विचार किया गया, और वो क्या विविध प्रकार के विविधासित पीतीय, तो क्या कहते हैं, पीने वाले, खाने वाले, फिर वो कहा है ना क्या, अरे भक्षित, लीड, ये चोष, इस तरह के जो विविध प्रकार के आहार हैं, इन सब का, और अष्टविध आहार, क्या अष्टविध आहार विधि विशेषायतन, तो ये सारी चीजें इस तरह का है कि आयुर्वेद के लोगों को इसकी शिक्षा ऑलरेडी मिल रही है, उनके सिलेबस के अंदर ऑलरेडी ये सब है, उनको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है।
हाँ, आयुर्वेद से बाहर के लोगों को, वही जैसे मैंने कहा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में पथ्य का कंसेप्ट वैसा नहीं है, उन लोगों को उनके सिलेबस में थोड़ा सा पार्ट कुछ डाल देना चाहिए, जिससे इन बातों को अगर जानेंगे तो हो सकता है कि जो चिकित्सा का लाभ है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, रैपिडली हमें लाभ मिलेगा। नहीं तो मॉडर्न मेडिसिन भी हम चलाते हैं और पथ्य का फॉलो नहीं करते हैं, तो पता चला कि जो सर्दी खांसी 2 दिन में ठीक होना चाहिए वो 7 सप्ताह भर पेशेंट दवा खा रहा है और खांस भी रहा है। पथ्य के पूर्वक और जो मतलब और भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब अगर लाइफ स्टाइल के बता दिए जाएं, एजुकेट कर दिए जाएं, इवन मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर्स इंक्लूडिंग जनरल पब्लिक, लेमैन, और वो चाहे कॉलेज के लेवल पर, स्कूल के लेवल पर, या मतलब फार्मर के लेवल पर भी, गांव देहात में भी अगर इस तरह का एक चलाया जाए कार्यक्रम कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों के नॉलेज, वैसे बहुत सारी चीजें तो ट्रेडिशनली ऑलरेडी लोगों के नॉलेज में है, लेकिन फिर भी जो इस समय एकदम वेस्टर्नाइज्ड वे में और वेस्टर्न से ही ज्यादा प्रभावित होकर के वही उसी आहार में लोग घुसते चले जा रहे हैं, तो उनको जानने की जरूरत है कि भाई हमारी जो चीजें हैं दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी पोटेंट, और दे आर वेरी मेथोडिकल, साइंटिफिकली वी कैन प्रूव इट, इस तरह के हैं। तो इसकी बस खाली लोगों को एजुकेट करने, मैसेज पहुंचाने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को जो भी रूल रेगुलेशन बना रखे हैं उस पर थोड़ा सा टाइट हो करके उसको फॉलो करने की जरूरत है, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य जो है वो सही सही बचा रहे। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हमारी तरफ से जैसा एक और निवेदन है कि जो खेतीबाड़ी की जो हमारी विश्वविद्यालय जो चल रहा है वहां भी आनी चाहिए आयुर्वेद की सोच। नहीं, आयुर्वेद, हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आयुर्वेद की बातें जो हैं वो तो एग्रीकल्चर, अब देखें वहां पर क्या बोला है, आप जो प्लांट, मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करते हैं तो साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट नहीं करेंगे, और आज अच्छा दूसरा कि कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट नहीं करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। इस समय अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो nobody is following this instruction given by our ancient आचार्यस। तो दिक्कत यहाँ फंसती है कि भाई हम उन चीजों को फॉलो कर नहीं रहे हैं, और दूसरा कि अगर मतलब हम उन चीजों को फॉलो नहीं करें तो जो रिपोर्ट पेपर ने क्या, जो प्लांट बेस्ड ड्रग्स हैं उसमें भी वो बता रहा है कि इसमें इतने कैडमियम, इतने आर्सेनिक और इतने क्या मरकरी का कंसंट्रेशन है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इट कैन बी पॉसिबल ओनली ड्यू टू दी क्या कहते हैं यूटिलिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशंस। ये सब जो इस समय पॉल्यूटेड हैं, इन पानी का इरिगेशन और ये सारे कंसंट्रेशन में क्या एक्सेस पेस्टिसाइड और तरह तरह के जो पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर दी क्या कहते हैं क्या रीजन फॉर दिस हैजार्ड वी कैन से। तो अब वही है कि हम एग्रीकल्चर में भी पहले तय करें कि कहाँ से लेना है हमें, कौन सी वनस्पति, कहा कि रोड साइड से नहीं लेना, और क्या चैत्य से नहीं लेना, स्मशान से नहीं लेना, कोई भी मेडिसिनल प्लांट। आज तो मतलब आदमी ढूंढता है, पता चला कि एक एक स्पेसी ऑलरेडी इतनी कम हो गई है, गायब हो गया है, जहां भी मिलता है वहां से कलेक्ट करता है आदमी, देखता है कि चलो ये रोड साइड में ही है, दूसरा मिल ही नहीं रहा है तो क्या करना। तो ये सारी एक बाध्यता, एक क्या कहते हैं कंडीशंस लोगों के सामने होती है। तो इन सारी चीजों का ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट में है, उसको खाली समझने, फॉलो करने की जरूरत है। हाँ, टू सेव अवर क्या कहते हैं हेल्थ। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ है रवि गोगिया जी, पंचकर्मा दिल्ली से। रवि जी नमस्कार।
रवि जी नमस्कार। हेलो। रवि जी नमस्कार जी। हेलो सर। नमस्कार जी। हेलो। रवि जी हेलो नमस्कार। सर, नमस्कार सर। मेरे एक दो क्वेश्चन हैं। अभी मैंने आपकी व्याख्या सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे दो तीन क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं इनको स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। दैट शुड बी टेकन केयर बाय आवर फार्मास्यूटिकल कंपनी। जैसे कुछ कंपनीज हैं च्यवनप्राश बनाती हैं कुछ कहती हैं कि हम नॉर्मल जो शास्त्रीय जो हमारे बुक्स में मेंशन्ड है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। कुछ कंपनी कहती हैं सोना चांदी, कुछ अलग अलग अपने आइटम ऐड कर देती हैं, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। और इसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। जैसे एक कंपनी बनाती है स्वामला, उसमें इतने सारी भस्में डाली हुई है और वो जरूरी है या नहीं है, वो डाल दिया है। उनका प्रोडक्ट का रेंज बढ़ाना है, इसका कॉस्ट बढ़ाना है, इसलिए वो बढ़ाती हैं और लोग लेते भी हैं। और किसको खाना है किसको नहीं खाना, इसमें कुछ लीगैलिटीज नहीं है। इसमें लीगल होना चाहिए, एक्ट होने चाहिए जो कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हेल्प करें। सेकंड, there should be medical guidelines like GMP that should be followed by all pharma companies, and there should be no additive constituent like gold, silver in Chyawanprash. And there is one thing which is being propagated by media, that giloy is harmful for liver, because after this pandemic of corona, they are so much frightened that giloy is shutting their clinics, shutting their clinics along with their market. So they have just given the wrong misconception that giloy is not so good for our health. So they don't want to propagate Ayurveda through giloy. तो लीगैलिटीज होनी चाहिए कि हमें पता बताना चाहिए कि ऐसे मतलब हम अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकें और लीगैलिटीज के थ्रू अपने मार्केट को बना के रखें और अपना ये आयुर्वेद का प्रोपगेशन करते रहें। ये मेरे 3-4 क्वेश्चन रहे, इसके बारे में मैं चाहता हूँ आप क्या आपके ओपिनियन है, मुझे बताइए। रवि जी आपसे एक छोटे से सवाल कि हाँ जी, इज इट बेटर टू गेट सेल्फ रेगुलेशन फ्रॉम नॉलेज? Sir, we can have a better knowledge, but how can we propagate Ayurveda to our society? We can add. मैं कोशिश करता हूँ आपको सेटिस्फाई करूँ। हेलो, आई एम ऑडिबल? या सर ऑडिबल। तो अब जैसे ड्रग के लेवल पर सबसे पहली बात कि स्टैंडर्ड ड्रग हमारे सामने हो, और जैसे जीएमपी की बात आप बता रहे हैं, तो जीएमपी इस समय मैंडेटरी कि एवरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री शुड फॉलो द जीएमपी, और उसमें यही है कि सबके पास सर्टिफिकेट है, ऑल आर जीएमपी सर्टिफाइड। लेकिन अब सवाल है कि व्यवहार के लेवल पर वो कितना उसको सही माने में सर्टिफिकेट मिला हुआ है और वो कितना फॉलो कर रहा है, ये अलग मुद्दा है। आप घूम करके देखेंगे तो कहने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा क्या है कि भाई जब स्टैंडर्ड अगर ड्रग प्रोड्यूस करने की बात है तो देयर शुड बी स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल फर्स्ट, स्किल्ड, और क्या कहते हैं जिसको कि प्रोसेस खूब अच्छी तरह से आता है, एक्सपर्ट है प्रोसेस करने में। जैसे हलवाई को देखें, आज जो रसगुल्ला बना रहा है, वो गुलाब जामुन बना रहा है, वो कल भी आप उसे लेने जाएंगे, परसों भी लेने जाएंगे, और भी आगे लेने जब भी जाएंगे आपको वही साइज मिलेगा, वही टेस्ट मिलेगा, वही सॉफ्टनेस मिलेगा, ये सारी चीजें। तो जैसे जो भी आप बना रहे हैं इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। तो स्किल बनाने का जो एक होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, वो इस लेवल का हो कि हम प्रोड्यूस करें। दूसरा क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे सामने आया उसको हम किस तरह से आगे, जैसे एक स्वामला का आपने कहा कि इसमें तरह तरह के भस्म और क्या क्या सब डाल रखे हैं। देखें, आयुर्वेद में कहने के लिए तो कहा है कि भाई आप, या अगर आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के लेवल पर जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कई बार, तो अपने प्रिस्क्रिप्शन को अगर देखने की, आर यू आयुर्वेदिक फिजिशियन? हाँ जी।
गया। तो फिजिशियन है तो आप जो प्रिस्क्राइब करते होंगे तो उसमें महसूस करते होंगे। जैसे एक सिंपल सा आपको उदाहरण दूं, एक हमारे पास सर्दी खांसी और बुखार का कोई पेशेंट आ गया, तो आयुर्वेद का अगर हम उसको प्रिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करेंगे तो मोस्टली क्या करते हैं, या तो मृत्युंजय रस या त्रिभुवन कीर्ति रस इस तरह की एक दवा दे देंगे, या रामबाण रस दे देंगे, या हिंगुलेश्वर रस दे देंगे। उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, गोदंती मिला देंगे, थोड़ा सा और हमारे पास अगर है तो थोड़ा सुदर्शन चूर्ण उसमें मिला देंगे। तो ये सब मिलाने के पीछे हमारा अपना जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो आयुर्वेद पढ़ करके हमने हासिल किया है, उसको अप्लाई करते हुए हम ये करेंगे। दूसरा, उसमें जैसे आजकल विचार होता है ना कि भाई ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन का, कि आप क्या मिला रहे हैं, क्या उसमें मतलब एक जो कि एडवांटेजियस इंटरेक्शन है या डिसएडवांटेजियस इंटरेक्शन है, इन चीजों को आप समझते हुए मिला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और जैसे मतलब हमारे किसी भी प्रोडक्ट में ये एक, जैसे अभ्रक भस्म आपने मिला दिया, स्वर्ण भस्म मिला दिया, तो स्वाभाविक है कि ये एक जो आप कहते हैं कि सिनर्जाइजेशन, हाँ, कि उसको हम और भी ज्यादा पोटेंट बना रहे हैं, उसमें और भी गुणों की वृद्धि कर रहे हैं। तो उसमें वही है, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन की अगर बात आप विचार करते हो और उस वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और जानकारी पूर्वक या और एक्सपेरिमेंट पूर्वक आप इस तरह का कर रहे हो तो और बढ़िया है। तो यही मतलब इसी बात को दृष्टि में रख करके इन्होंने सौमला करके या और भी च्यवनप्राश, लेकिन कुछ न मिला हो, प्लेन च्यवनप्राश हो, तो ऐसा भी मार्केट में बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियों के अवेलेबल हैं। और मतलब कॉस्ट और क्या कहते हैं उसका जो प्रेजेंटेशन है या फिर जो प्रोडक्ट के लेवल पर जो उसकी कंसिस्टेंसी है, उसका क्या कहते हैं कलर है, उसका फ्लेवर है, उसका टेस्ट है, ये सब आपके सामने होगा प्लेन च्यवनप्राश का। लेकिन जो शंका आप उठा करके सामने रख रहे हैं कि पता चलेगा कि सबकी कंसिस्टेंसी अलग है, सबका टेस्ट अलग है, सबका फ्लेवर अलग है, और सब में पता करेंगे कि भाई शुगर कंसंट्रेशन, तो पता चलेगा कि सब में अलग अलग शुगर कंसंट्रेशन है। इवन व्हेन दे आर फॉलोइंग द जीएमपी को फॉलो करने के बाद ये स्थिति आज प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि आप खाली घूम करके 4 कंपनी का च्यवनप्राश लेकर के देख लें, एकदम प्लेन च्यवनप्राश जिसमें और कहीं कुछ न मिलाया गया हो और एक ही शास्त्र को फॉलो किया हो, तो एक तो एरर थोड़ा सा +-5 हो सकता है कि मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस, ये सब थोड़ा सा, क्योंकि मटेरियल आप कलेक्ट करते हैं, मटेरियल की जो क्वालिटी है तो बिल्कुल एकदम 100% जो सब चीजें उसमें होनी चाहिए। तो ऐसा वहां पर भी नहीं, आपको 10-5% वहां भी प्लस माइनस ले करके चलना पड़ेगा। दूसरा, कुछ चीजें हैं जो कि एकदम फ्रेश डाला गया है, वही चीज आपने मार्केट से उठा करके लिया है, पता नहीं वो कब कलेक्ट करके वो रखा होगा और कब से उसके पास पड़ा हुआ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है दे आर अल्टीमेटली वो इफेक्टिंग द प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो बनाने वाला अगर स्किल्ड नहीं है तो या तो वो जला देगा या कच्चा रख देगा या और कुछ बिगाड़ करके छोड़ देगा। तो ये तीनों मतलब जो मटेरियल के लेवल पर है, इट शुड बी स्टैंडर्ड, मतलब जो भी प्लांट है वो मैच्योर हो, क्या कहते हैं स्टैंडर्ड हो, और जो गाइडलाइंस हमारे एपीआई में दे दिया गया है उन गाइडेंस को खाली हम फॉलो करें। उसके साथ जो माइक्रोबियल लोड्स और क्या क्या देखने की जो बातें आ रही हैं, उन सब दृष्टि से हम उसको देख करके और फिर यूज करें, और यूज करने के बाद क्रम में मतलब स्किल्ड व्यक्ति के द्वारा उसका इस्तेमाल हो। नेस्टो न्यूनाथ का पाका सुपक्वम हितम औषधम, ऐसा कहा गया है, सुपक्व होना चाहिए। कच्चा रहेगा च्यवनप्राश या जल जाएगा च्यवनप्राश के वेराइटी हमारे सामने कई तरह के आए। एक व्यक्ति च्यवनप्राश लेकर के आया, वो कहता है कि साहब हमारा दांत बिल्कुल चिपक जा रहा है उसमें,
हम मुंह खोल ही नहीं सकते हैं। तो च्यवनप्राश एक ऐसा लेकर के आया। एक आदमी आया भगा भगा, साहब हमारा च्यवनप्राश क्या, ढक्कन हमारा खुल करके बाहर ऊज आउट हो रहा है च्यवनप्राश, इस तरह का च्यवनप्राश लेकर के आया। एक आदमी लाया तो उसका च्यवनप्राश टेस्ट में कड़वा कड़वा लग रहा है। तो ये सारी चीजें सूचित करता है कि वो पकाने के लेवल पर क्या हुआ है वहां पर। कोई कच्चा रहा है, कोई क्या कहते हैं ज्यादा पक गया है, और कोई जल गया है। तो सुपक्व होना चाहिए। और उसमें वही कि भाई सवाल है कि हर चीज नाप करके अगर आप डालेंगे, और मतलब समय पर डालेंगे, कब क्या चीज डालना है। तो अब जैसे फ्लेवर की मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, च्यवनप्राश में आप उतारने से पहले जो भी प्रक्षेप द्रव्य है वो सब आपने मिला दिया, तो आपके च्यवनप्राश का फ्लेवर जो है वो मारा जाएगा, लॉस जाएगा। उसी को च्यवनप्राश को उतार लें, थोड़ा सा कम से कम 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर को कम होने दें, और उसके बाद धीरे धीरे प्रक्षेप का आप मिलावें उसमें, फिर देखें कि उसका फ्लेवर आपको कैसा मिलता है। तो दीज आर दी टेक्निक्स, और क्या कहते हैं, जो बनाने वाला है स्किल्ड पर्सन, वो इन बातों को समझता है और फॉलो करता है इस चीज को। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि एक तो मात्रा में हो, चीजें सही मात्रा में हो, और दूसरा सही समय पर वो उसमें जहां पर ऐड करना है या निकालना है, तो इन चीजों को ध्यान में रख के, और कितने टेम्परेचर तक हमको जाना है, कंसिस्टेंसी को हम बराबर नापते रहें, देखते रहें। जो भी मतलब मटेरियल है, मटेरियल से लेकर के और प्रोसेस तक, ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल हो, स्टैंडर्ड प्रोसेस हो, और स्किल्ड पर्सन हो बनाने वाला, तब जाकर के हो सकता है। जो मैंने हलवाई का उदाहरण दिया कि एक किसी हलवाई पर्टिकुलर के यहाँ से जाकर के आप आज रसगुल्ला खरीदें और 10 दिन के बाद जाकर के खरीदें, तो जो स्वाद, जो अपीयरेंस, जो टच आज के रसगुल्ले में है, वही 10 दिन के बाद भी लेने पर आपको मिलेगा। तो इस तरह का एक होना चाहिए कि जब भी जितनी बार बनावें एक ही जैसा बने। और दूसरा, हम ही नहीं, हमारे साथ साथ दूसरा, तीसरा, चौथा जो अलग अलग फार्मेसी खोल करके बैठा है, अगर एक शास्त्र को हम सारंगधर को फॉलो कर रहे हैं या चरक को फॉलो कर रहे हैं, तब फिर अंतर आने की कहाँ उसमें वो जरूरत हो रही है, कैसे अंतर आ जा रहा है। तो इट शुड बी प्रिवेंटेड इन चीजों को, और सही तरह से हम वो फॉलो करें जो भी प्रिपरेटरी मेथड्स हैं। तो इन चीजों को करेंगे तो वो एक जो जिसको कि हम क्या बोलते हैं उसको, अरे जीएमपी में तो सारी चीजें कही ही गई हैं, और चीजें रिप्रोड्यूसिबल हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर देयर इज अ फीलिंग कि हमारी लोगों में वो जो अवेयरनेस, सोफिस्टिकेशन जो आनी चाहिए जी, वो आ नहीं रहा। सोफिस्टिकेशन का परिणाम ये हो रहा है कि चूंकि मैं आयुर्वेद के फील्ड में 50 साल से काम कर रहा हूं, एट द बिगिनिंग which was the period when I was passed BMS and started my practice. उस समय जो औषधियां हम यूज कर रहे थे, वही कंपनी बैद्यनाथ की, वही डाबर की, वही झंडू की, वही ऊंझा की, वो जो इफेक्ट करता था, आज वही दवा है वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। उसका कलर, उसका टच, उसका हार्डनेस, उसका क्या क्या, मतलब ये सब नहीं कहने जैसी बात है, फिर भी मैं इस मंच से बोल रहा हूं कि जो परिणाम हमें मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं। द्राक्षारिष्ट किसी को एक खुराक पिला दिया और दूसरे दिन कहे कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ, तो कैसे मानेंगे कि वो द्राक्षारिष्ट पिया है? द्राक्षारिष्ट जो है वो विबंध नाशक है, और मैं देखा हूं कि द्राक्षारिष्ट का एक डोज अगर पिला दिया तो दूसरे दिन हाथों हाथ उसका परिणाम मिलता था। आज आप पिए तो देखें उसका परिणाम। वो ठीक है कि हम 50 साल 40 साल पहले जिस एज के रहे होंगे, आज हमारा एज अधिक हो गया है, लेकिन फिर भी अगर सही से द्राक्षारिष्ट है, विबंधनाशक है, तो चाहे यंग आदमी लिया हो उसका भी विबंध दूर करेगा, ओल्ड एज वाला लेगा उसका भी विबंध नाश करेगा।
भूख को बढ़ाएगा, क्या सर्दी खांसी ऐसा कुछ है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उसमें लाभ करेगा। अब ये सारी चीजें आप ढूंढते रहे ना, यूज करेंगे, आपको वो सारी चीजें उस क्या कहते हैं लेवल पर नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है, सोफिस्टिकेशन है, मैकेनाइजेशन है, मेनली मैकेनाइजेशन के क्रम में च्यवनप्राश की हमने कंसिस्टेंसी लूज कर दी। आज जो कंसिस्टेंसी मिल रहा है और जिस तरह से च्यवनप्राश का निर्माण हो रहा है, उसमें जो घुस करके जा करके अगर देखेंगे नजदीक से तो आपको बड़ा बुरा सब एक फीलिंग होगा। और मतलब हमें लगता है कि शायद इस मंच से हमें ये सारी चीजें नहीं कहनी चाहिए, फिर भी मैं बिल्कुल हाँ आपकी बात जो वास्तविकता है वो मैं आज क्या हो रहा है कि आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक एरिया है कौन सा? प्रतापगढ़ में कम से कम 50 या मतलब सैकड़ों के हैं ऐसे इंडस्ट्री हैं जो आंवला को प्रोसेस करके और कोशिश ये करता है कि हम 10 बोरे को 1 बोरे में कैसे कर दें या 2 बोरे में कैसे मिनिमाइज कर दें। तो वो क्या कर रहा है कि उसको उबाल दे रहा है, उबाल करके उसका गुठली और रेशा निकाल करके उसको थोड़ा सा भून करके उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दे रहा है। तो पता चला कि 10 क्विंटल आंवला जो है वो जो खरीदने वाला है उसको 2 क्विंटल में 10 क्विंटल आंवले का वो दे दिया जा रहा है। तो अब सवाल है कि भाई एक तरफ आप जब अपना शास्त्रीय विधि को फॉलो करके बनाते हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, फिर उसको एक तरह से समझें कि वो ऑलरेडी हाफ प्रोसेस्ड है। अब जब लेकर के जा रहा है कोई फार्मेसी वाला और वहां बनाएगा तो उसके आगे वो प्रोसेस करेगा और आगे करने में वही है, आप चाशनी मिलाओ और उसमें क्या प्रक्षेप द्रव्य डालो। तो भाई मार्केटिंग आयुर्वेद को लोग एक तरह से गलत ढंग से, चाहे च्यवनप्राश के नाम पर हो या और किसी के नाम पर हो, वो गलत ढंग से भुनाने वाली बात इस समय हो रही है। लोग खूब भुना रहे हैं और हमें लगता है कि सरकार को थोड़ा सा ज्यादा टाइट फिट होने, लेकिन भारत की स्थिति हर कोई समझ रहा है, देख रहा है, तो कहाँ तक क्या संभव है यह भी हर कोई समझ रहा है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो यही है। तो थोड़ा मैं प्रकाश में डालूं? जरूर डालें सर जी, अगर इजाजत हो सरकार तो मैं कुछ डालूं। हाँ जी दुबे जी प्लीज। हाँ जी, मेनली जो क्वेश्चंस किया गया था इसके द्वारा, तो उसमें कहा गया था कि जो प्रोप्राइटरी आइटम है और उसमें जो अनर्गल्स भस्म का प्रयोग किया गया है, जो क्लेम करता है अपने लेवल पे, वो क्या थेरापेटिकली वो सही है, ये उसका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन के अनुसार उदाहरण दे करके मैंने समझाने का प्रयास किया था। हाँ ठीक है, बस हम कहना यही चाह रहे थे कि भारत सरकार जो आयुष मंत्रालय है और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है हमारा, तो जीएमपी तो मैंडेटरी कर ही दिया है पहले से ही है, और बगैर जीएमपी के जो है किसी को लाइसेंस नहीं मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग का, ये भी है। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आजकल जो प्रोप्राइटरी आइटम का जो लाइसेंस जो दिया जा रहा है सेक्शन 3H के अंतर्गत जो है, वो क्या है कि उसमें बहुत से भस्मों का प्रयोग करके उसने लाइसेंस उसने ले लिया है। अब ये दर्शाने के लिए कि हम इतने उसमें चीज इंग्रेडिएंट डाले हैं, इस दवा की थेरेपेटिक वैल्यू बढ़ गई है, और उन्होंने लाइसेंस तो ले लिया है क्योंकि वहाँ की जो एक्सपर्ट कमेटी ने है उस पर अप्रूव कर दिया, लाइसेंस मिल गया उसको, जो है वो बना रहा है, वो क्लेम कर रहा है, उसमें डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरह से एलोपैथिक में जो है फॉर्मुलेटेड ड्रग जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स जो है, वो आपका 300-350 अप्रूव्ड उनके जो फॉर्मुलेटेड ड्रग जो है वहाँ के एक्सपर्ट ने, वहाँ के विभाग ने जारी किया है, लिस्ट जारी किया है
कि ये फॉर्मुलेटेड ड्रग है, ये आप इस फॉर्मुलेशन से आप जो है बना सकते हैं दवा। उसी तरह से जो है हमारे भी डिपार्टमेंट के जो आयुष मंत्रालय की जो है, जो हम लोगों का जो प्रोप्राइटरी आइटम है, उसके फॉर्मुलेटेड ड्रग्स को भी बना करके और जारी करना चाहिए था कि ये औषधियां हैं, ये रोग में ये कार्य करती हैं, और इसका फॉर्मुलेशन के आधार पे आप दवा बना सकते हैं प्रोप्राइटरी आइटम करके। इसके अलावा अगर प्रोप्राइटरी आइटम का ले है तो उसके लिए आपको जो है, आपको उसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन और सारी चीजें, आपको क्लिनिकल ट्रायल सारी चीज देनी पड़ेगी। ये इतनी चीज है आप बना सकते हो। तो ये भारत सरकार को इसमें खासतौर से हमारी जो मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इस पे जो है विचार करके कि इतने आइटम्स को उसमें बनावे, पूरी लिस्ट बनावे 300 350 प्रोप्राइटरी आइटम का, जिसमें कि जो है हमारी जो कॉम्बिनेशन ऑफ दी मेडिसिन है उसको जो है प्रॉपरली सभी लोगों को जो है मिल सके। इससे क्या होगा कि सभी लोगों के मन में जो एक भावना उत्पन्न होती है, जो कंज्यूमर के साथ साथ जो प्रैक्टिशनर है उसके मन में भी एक शंका होता है कि आखिर में इतनी भस्म का प्रयोग एक दवा में कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें उसके मन में एक बात आती है। तो यह चीजें जो हैं बहुत ही, एक नॉर्मल सा उदाहरण दे रहा हूँ कि एक हमारे यहाँ जो ड्रग एक्ट में है, एक्सपायरी का पाउडर के लिए 2 साल की एक्सपायरी है। पाउडर के लिए जो है, वही पाउडर जो है जब कैप्सूल में जब करने के लिए किया गया है, तो कैप्सूल फॉर्म में पाउडर को अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी जो 2 साल है, लेकिन उसमें एक भी अगर रस औषधि उसमें डाल दिया जाएगा तो उसकी एक्सपायरी 5 साल हो जा रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले जो है, अब जैसे एक्सट्रैक्ट उसमें है सारे के, और उसमें जो एक जो है रस औषधि डाल दिए, अब उस कैप्सूल की जो है एक्सपायरी 5 साल हो गई। तो ये सब चीजें जो हैं क्या है कि अच्छा, दूसरी चीज है कि वो जो चीज हम लोगों को जो अनुपान जो लेने का है कि भाई जो है रस औषधि को इस मधु के साथ लें, तो वो तो आप कैप्सूल तो आप तो डायरेक्ट लिए हैं, तो शास्त्र जो कहता है वो भी हम फॉलो नहीं कर पाते। जब कैप्सूल लेते हैं, फॉर्म लेते हैं, तो उसको भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन लाइसेंस तो मिल जाता है। तो एक्सपर्ट कमेटी जो होती है वो इस बात को नहीं ध्यान देती है कि भाई ये जो चीज डाला है इसमें ये किस पर्पज से डाल दिया। वो खाली पैसा को बढ़ाने के लिए, और दूसरी चीज है कि ये जो इसकी जो एक्सपायरी है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा कर देता है वो। तो ये सारी चीजें कुछ तो लकुना है आपके जो हमारी जो ड्रग एक्ट में जो बनाया गया है, इस सारी चीजों को समझ करके उस पर नहीं किया गया, कंसंट्रेशन में ये नहीं लाया गया है। तो ये सब चीज लाने की भी जरूरत है, क्योंकि ये बनाने के पहले हमारे एक्सपर्ट लोग तो किए हैं जरूर, लेकिन इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है कहीं न कहीं अपना रास्ता खोज लेती है, खोज करके अपना वो करती है। क्योंकि जिस तरह से डीपीसीओ वहां पे एलोपैथिक दवा में डीपीसीओ लागू किया गया शेड्यूल के लिए, तो वो लोग करते क्या थे कि उसमें कुछ एक आइटम बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद उसको जो है आप उसको उस शेड्यूल से बाहर कर दिया, और फिर वो दवा का दाम जो बढ़ा देता था। तो इसी को ध्यान में रख करके उन्होंने प्रोप्राइटरी आइटम में भी बना दिया कि 300-350 की लिस्ट बना दिया। उन्होंने कहा कि जो आप ये सब जितनी दवाएं हैं ये शेड्यूल में आएंगी, और इस सारी चीजें जो हैं आपको इतने ही दाम में देनी होगी। दुबे जी, प्रोप्राइटरी बनाएंगे तब भी तो आपको इतना ही देना है। दुबे जी, योर पॉइंट बहुत, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों मिलाते लोग वो इसके अंदर चीज। अब अग्निहोत्री जी से थोड़ा सुने जी। थोड़ा सा नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर आप परमिशन दे तो। हाँ जी रवि जी, Then we will listen to रवि जी, आपके सवाल के बाद हम सुनेंगे अग्निहोत्री जी से थोड़ा सा। सर मेरे क्वेश्चन ना फिर वो बेस बन जाएगा, अग्निहोत्री जी इस पे आंसर दे देंगे, झा सर आंसर दे देंगे। हाँ जी प्लीज। मेरा आंसर ये है, जैसे सर मुझे सर जब मैंने एमडी किया
फाइनल ईयर में मेरे बॉस ने कहा कि कभी भी किसी भी रोगी को एक गूगल देना है, उसमें केशोर गूगल दो, सिंगनाथ गूगल दो, या आपका पंचटिक घृत गूगल दो, कोई भी गूगल दो, एक गूगल दो, क्योंकि सभी गूगल की अपनी एक अलग इंडिकेशन है। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी में कौन सा देना है आपको पता होना चाहिए। सारे गूगल मिला के नहीं देना, 2 गूगल देने की जरूरत नहीं। और कोई भी रस औषधि देनी है आपको तो वृहतवाद चिंतामणि कहाँ देनी है, एकांगवीर कहाँ देना है, समीर पन्नाग कहाँ देना है, क्योंकि समीर पन्नाग का रोल वात कफ जन्य है, और एकांगवीर हमें वहां देना है जहां पर पित्त ना बड़ा हो। तो हमें ये चीजें ध्यान रख के एक ही योग यूज करना चाहिए। आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनी सर एक ही ड्रग में समीर पन्नाग, वृहतवाद चिंतामणि, एकांगवीर ये सब मिला देते हैं मिनिमम डोज में, 2 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम मिलाते हैं। ये मुझे लगता है रॉन्ग प्रैक्टिस है और हम कुछ कर नहीं पाते। लीगैलिटी में हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। सेकंड थिंग, जो मार्केट में हनी है, हनी पहले कहा गया था कि पतंजलि का ठीक है, हितकारी का ठीक है, बाद में ये मैसेज मिला कि हनी जो है वो इतना सेफ नहीं है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक्स के पॉइंट्स मिले गए हैं, तो ये लीगल नहीं है। हेलो, हाँ जी। तो सर हनी जो है कौन सी कंपनी का अच्छा है? अभी मार्केट में साइंटिफिक सर्वे हुआ कि सफोला कंपनी अच्छा बनाती है और पतंजलि का रिपोर्ट कह रही कि वो ठीक नहीं है, बट वो एड में आता है कि पतंजलि हमारा सेफ है। तो सर ये एक मेडिकेटेड फूड है और हम सोसाइटी को कैसे कहें कि कौन सा चीज सेफ है, हनी कौन सी कंपनी का सेफ है? दूसरा, हमें इतने सारे रसयोग क्यों मिला रहे हैं एक ही ड्रग में, इतने सारे गूगल एक क्यों मिला रहे हैं? ये सर 2 चीजों का मुझे प्लीज आंसर दीजिए। थैंक यू। रवि जी, अग्निहोत्री जी। मैं थोड़ा सा घुसपैठ कर रहा हूँ। देखें, हमारे जितने भी फार्माकोपिया अगर देखें, फार्माकोपिया इस समय वाली नहीं, हमारी पुरानी देखें, जो भैषज रत्नावली है, रसयोग सागर है, इस तरह के जो भी आपके पुराने, जो पूरा एकदम पूर्ण शास्त्रीय, तो एक तो देखेंगे कि सिंगल ड्रग है, मल्टीपल है प्रोडक्ट्स। सिंगल ड्रग के भी, चाहे अश्वगंधा चूर्ण हो, शतावरी चूर्ण हो, चूर्ण के लेवल पर अगर जाएंगे तो सिंगल ड्रग के सारे आपको मिल जाएंगे। और उसी में फिर लवन भास्कर, हिंगवास्टक, इस तरह के सब हैं, तो मल्टीपल हैं वो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन के। फिर जब आप खरलीय रसायन में घुस जाते हैं तो वहां पर पूरा भस्म और ये प्लांट मटेरियल का ऐसा एक कॉम्बिनेशन जिसको हर्बो मिनरल कह करके हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह की सारी व्यवस्था हमारे पुराने आचार्यों ने कर रखी थी और है, और उसको हम लोग चिकित्सा में बराबर यूज करते हैं। चाहे बृहद्बात चिंतामणि हो, बसंत कुसुमाकर हो, या समीर पन्नग हो, या मकरध्वज हो, या जो भी इस तरह के हैं। सिंगल भी हम अभ्रक भस्म, माक्षिक भस्म, ताम्र भस्म, क्या कहते हैं नाग भस्म, और लेकिन नागभंग यसद को मिला करके त्रिभंग भस्म ऑलरेडी हमारे पुराने आचार्यों ने कर रखा है। इसी तरह से बसंत कुसुमाकर में देखने जाएं तो पता चलेगा कि 6-7 सारे के सारे सब उसमें मेटल्स मिले पड़े हुए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का सारा कंसेप्ट जो है वो आज का नहीं है, ये पुराना है, ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने हमको दे दिया। जो इस समय लोग कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा उलट फेर करके और कुछ अपनी ओर से नया नाम दे करके लोग कोशिश करते हैं उसको मार्केट करने की, और ये आजकल खूब हो रहा है। वही सारी चीजें हैं, थोड़ा सा एक कोई बढ़ा दिया, घटा दिया, और नाम अलग दे करके एक, जैसे उसको प्रोप्राइटरी या जो भी पेटेंट कह करके आप उसको कहें, तो ये सब हो रहा है। तो ये सब खूब हो रहा है। और रहा कि हम उसका फॉर्म जो बदल दे रहे हैं, फॉर्म जैसे हम जो चीज बटी क्या कहते हैं गोली के रूप में था उसको भर दे रहे हैं कैप्सूल में। अनुपान हमारा अब खाली एकमात्र पानी अनुपान के रूप में रह गया, कैप्सूल निकल जाओ पानी से। अदरवाइज जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का रस डाल करके, भाई हमारे यहाँ तो आमयिक प्रयोग की बात की गई है ना। अभ्रक भस्म है, अकेले अभ्रक भस्म 100 रोगों पर उपयोग में लिया जाएगा। ताम्र भस्म है, लौह भस्म है, रस सिंदूर है, मकरध्वज है, इन सारे को आमयिक प्रयोग के लेवल पर अगर जाएंगे तो एक ही ड्रग हमारा कई रोगों में उपयोगी देखा गया है और प्रयोग किया जाता रहा है और उससे लोग लाभ लेते रहे हैं।
तो ये सब चीजें थी। एक मोटा मोटी आप समझ लें कि भाई द्रव्य चाहे गुगलू हो या कोई भी, जब गूगल प्रिपरेशन आप चलाते हैं तो गूगल इज द प्राइम, चाहे वो काचनार गुगलू हो या योगराज गुगलू हो या क्या कहते हैं वो त्रिफला गुगलू हो या कोई भी गुगलू हो, गुगलू इज सबसे पहले मेन। अब उसको आप मेडिकेट करके थोड़ा सा एक अलग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं दिशा देने की कि भाई सीट ऑफ एक्शन थोड़ा सा उसका बदल जाए, और वो होता है। तो आप प्रयोग भी कर रहे हैं चिकित्सा में कि काचनार का क्या कहते हैं ग्रंथि और क्या कहते हैं इन सब पर, इसी तरह से क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल कोई हो तो त्रिफला गुगलू या क्या कहते हैं कैसोर गुगलू, और इन सब का जहां भी आप देखेंगे कि खास खास परिस्थितियों में और रोगों पर उपयोग करते हैं। दो गुगलू को मिलाने का जहां तक है तो ऑलरेडी पहले से ही उसमें बहुत सारी मिला हुआ है, गोक्षुरादि गुगलू, पुनर्नवादि गुगलू, क्या रासनादि गुगलू, इस तरह से ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने किया है और आपको पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दिया गया। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है कि आपका पेशेंट आपके सामने क्या डिमांड कर रहा है, उसका डिजीज क्या डिमांड कर रहा है, दैट यू विल डिसाइड हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, which way to use, up to मतलब which quantity should we use, और कितने लंबे समय तक उसको हम देंगे, ये सब अब आपको डिसाइड करना है। हर द्रव्य का गुण आपके सामने है और उसमें किसको मिलाना किसको नहीं मिलाना, ये सारे इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपको ग्रंथों में दे दिए गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक है कि आप डिसाइड कर सकते हैं और आप पेशेंट और उसके डिजीज, उसका डिजीज कंडीशन, उसके बल, इन सब को ध्यान में रख करके आप सब विचार करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीजें जो प्रश्न उठ रहा है, हमारा शास्त्र कोई चीज छोड़ा नहीं है, हर चीज पूरे एकदम इस ढंग से बताया है कि मतलब आपका मार्गदर्शन उससे हो। तो मैं समझता हूं कि और कुछ इसमें बाकी तो नहीं रहा है जवाब में। जय साहब, थैंक यू सो मच। अग्निहोत्री जी से सुने जी। Thank you, thank you. Thank you, ji. Thank you. You have elaborated quite a bit of points, and I think it touches जी की जो सवाल। अग्निहोत्री जी, हमारी we are also coming up to 9 o'clock, so I will leave it to you, जी. Which way you want to? Thank you, sir. Thank you. नमस्कार पंजी। गुरु जी प्रणाम। नहीं, अभी हम जस्ट थोड़ा सा डिस्कशन में आ रहे हैं, कंक्लूडिंग की बात होगी। We are fortunate enough that we are having Professor C.V. Jha sir, our Guruji, and that too he is today very actively, continuously with us. So we are much more benefited by all his experience. अब वो तो ज्ञान के समुद्र हैं और विशेष रूप से रसशास्त्र भेषज कल्पना में। तो अगर डॉक्टर रवि गोगिया जी कोई ऐसा रिलेवेंट क्वेश्चन से पूछेंगे तो सीधी सी बात है कि उन्होंने तो सारा डिटेल से सारा बताना है और उदाहरण देके बताना है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ ये हो गई, मेरी ये प्रॉब्लम है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 400 वेबिनार्स एंड वी आर लिबरल इनफ टू हैव days like GMP day. We are having so many days and we can arrange a new webinar that's on the basis of the principles of Ayurvedic treatment along with the multiple diseases and multiple drugs, use of multiple drugs. Our thinking is this, that we have gone far away from our topic. So I'm so sorry to say हमारी बड़ी धृष्टता है अगर हम जो कुछ कह पाए, इसलिए मुझे समय मांगना पड़ा। क्योंकि जब हम आहार वाले दिन की बात करते हैं तो नेचुरली वो भी तो एक टॉपिक है जिसके लिए आज का दिन बनाया गया, उसके लिए किया जाए। हम औषधि प्रकरण, गूगल के प्रकरण, अगर डॉक्टर रवि गोगिया जी के पूज्य गुरु जी ने ये कहा कि एक ही गूगल चलाना चाहिए, तो उसके बाद के उस स्टेटमेंट को भारतवर्ष के सभी मैन्युफैक्चरर्स और सभी रसशास्त्र के विशेषज्ञ और सभी का चिकित्सक तो नहीं इसको मानने जा रहे हैं, और ऐसे तो फिर सारी गूगलों का निर्माण ही बंद हो जाना चाहिए था। अब मैं अपना कीमती समय और इस वेबिनार के प्लेटफॉर्म का कीमती समय जो सबके लिए कीमती है, इस तरफ उस तरफ जाके नहीं खर्च करना चाहूंगा। मैं आता हूं अपने आज के आहार के विषय पर। मैं इस आज के टॉपिक से थोड़ा उलझा हुआ हूं, मैं समझ नहीं पाया हूं कि हम जब एक तरफ लिखते हैं आहार, जो मेरा टॉपिक है आज का, कि हम इसको आखिर समझे क्या समझे, हम क्यों कंफ्यूज हो गए। टॉपिक आज का है सेफ्टी लॉ फॉर मेडिकेटेड फूड।
और हम लोग इसमें आयुर्वेद में आए हैं कि फूड, व्हाई शुड फूड बी मेडिकेटेड? सिंपल फंडा है, फूड इज फूड। और अगर आयुर्वेदिक फूड भी कोई चीज होती है तो मैं तो उसके एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व से ही अपने को विड्रॉ करता हूँ। क्योंकि जब गुरुजी बराबर कह रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं हम तो संस्कृत वाले आदमी हैं, और हम तरह उपस्तंभ की बात करते हैं, वहां पर आहार आया। तो मुझे एक मोटा सी बात बता दीजिए, एक लौकी जिसको घर पर लाए, छीले, काटे, आलू विदेश का है, आलू भारत का नहीं है, लेकिन उस लौकी में हमने हल्दी, धनिया, हींग, जीरा और सरसों तेल, ये सभी आयुर्वेद के ग्रंथों में बाकायदा निघंटु उपलब्ध है, इनसे ये सब्जी बना दी। तो अब आप हमें कोई विद्वान ये बतला दें कि लौकी की ये सब्जी आहार है, आयुर्वेदिक आहार है या मेडिकेटेड आहार है? हमारा आहार जो आयुर्वेद में वर्णन किया गया है वो दूर दूर तक उसमें किसी भी प्रकार की औषधि जो आहार से उनको उपयोग, औषधि रूप में उपयोग करने की बात नहीं है। हमारे तो आहार द्रव्य में औषधीय गुण से जुड़ी हुई चीजें स्वतः उसमें प्रतिदिन में यूज होती हैं। अब मैं कल अपनी वेबिनार नहीं थी और मैं इस समय अकेला हूं, तो मुझे अपने को परिवार के लिए स्वस्थ रखना है, अपने लिए स्वस्थ रखना है और अपने वेबिनार के लिए भी स्वस्थ रखना है। मैंने क्या किया, जिसकी आज चर्चा किसी ने धोखे से भी नहीं कही, और फूड और पैक्ड फूड, फूड और प्रोसेस्ड फूड, इसमें हम एक डिमार्केशन लाइन आनी चाहिए, और तब जाके हम आज के टॉपिक के साथ में एक जस्टिफिकेशन कर पाएंगे। ये मैं कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में सत्तू का पैकेट है, और ये मैं सत्तू ढूंढ के लाया हूँ। ये सिंगल है, जौ का सत्तू है, बार्ले पाउडर है, और इसमें कोई FSSAI का या कोई ऐसा लेवल नहीं लगा है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। और ये पैक्ड, क्या पैक्ड तुमने करा लिया लाने के लिए, तो ये हमारा बार्ले हो गया। इसके बाद हम लाए थे यहाँ पर, ये हमारा चने का, ये भुने हुए चने का फ्लोर का ये सत्तू है, जो आयुर्वेद में सत्तू करके शब्द प्रयोग किया गया। सिंगल है, नमक डाल के, चीनी डाल, जैसे भी ठंडे पानी से पानी मिला खाइए, शीतलता देगा, शांति देगा। मई जून का आइटम है, रेनी में नहीं प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम कल स्पेशली अपने मार्केट जाके लाए। और देखिए एडल्ट्रेशन से बचाना है, ये हम लाए हैं भुने चने, ये भुने चने हैं, कोई जरूरत नहीं लेबलिंग की, कुछ भी नहीं, हम तो इतने तैयार बैठे थे। हमें आज आहार की हम बात कर रहे हैं, आहार पर हम बोल ही नहीं पा रहे, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं, कोई इसमें FCCI के चक्कर नहीं, और न इसमें किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन है, साफ सुथरा है, कंप्लीटली न्यूट्रिशियस। इसके बाद हम लाए हैं ये भुने हुए परवल, ये खुले हुए, ये हम लाए हैं लाइट फूड, इजीली डाइजेस्टेबल, कार्बोहाइड्रेट, नो प्रॉब्लम। ये इसको लैया बोलते हैं, मुरमुरा बोलते हैं, परवल। और हम लाए चूड़ा, कोई एडल्ट्रेशन नहीं, सिंगल भोज्य पदार्थ है, आराम से कोई चल सकते हैं। इसके बाद हम लाए हैं जो चौलाई दाना या रामदाना का लड्डू, केवल जागरी, गुड़, और ये है फूड। आज हमारा टॉपिक ये था, और हम लाइव लिए तैयार बैठे थे, पहले हम इस पर चर्चा करें, बाद में लॉ की चर्चा करें। और जैसे ही हम इससे आगे बढ़े, हुआ क्या, हमारे सत्तुओं को भी खराब कर दिया गया। ये सत्तू थोड़ा मार्केटेड हो गया, ये मार्केट हो गया, इसलिए ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, ये वेजिटेरियन आइटम है, जिसकी चर्चा मैडम कर रही थी, पारुल कर रही थी। ग्रीन पॉइंट है, मार्केट में हो गया। लेकिन अब इसमें ये काजू और बादाम डाल देते हैं, तो अनावश्यक सत्तू की जो पावर वो अपने ही है, इसको मार्केटिंग कर दी, वैल्यू बढ़ाने के लिए कीमत बढ़ा दी। अरे भाई, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो काजू, बादाम, पिस्ते, मुनक्का, छुआरे, अखरोट हम अलग से खा लेंगे ड्राई फ्रूट तौर पर, बट ये सिंगल तौर पर होना चाहिए। और जैसे ही हम फिर गए हैं कुकीज में, अब इसमें भी इन्होंने ग्रीन वाला दिखा दिया है, और ये अब इसमें क्या क्या है पता नहीं, क्या रैपर में छपा है, क्या कंडीशन में है पता नहीं, लेकिन ये हम ले सकते हैं। और ऐसे ही एक ओल्ड एज आइटम जो एरोरूट बिस्कुट लेते हैं, जिसमें ग्रीन मार्क है, सिंपल है, लेकिन इसके अंदर हमें पता नहीं क्या है। ग्रीन पॉइंट इसमें भी है, और इसमें FCCI का वो लगा हुआ है सर्टिफिकेट। तीसरा हम इसमें लाए, बटर वाला हो गया, ये बटर बाइट भी लाए हैं, इसको भी देखभाल के लाए, अपनी सेहत के हिसाब से, कैलोरी के हिसाब से। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, 4 घंटे हो गए, एक आध पीस हमने ले लिया तो हम एनर्जाइज रहते हैं। तो चर्चा तो यहाँ थी, जो हमारे पास कॉमन आइटम थे उनको हमने लिया। और ये चौलाई दाना दूध में भिगो खा सकते हैं, कोई इसमें एडल्ट्रेशन वाली इतना नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। और जैसे ही हम मार्केट में चले आते हैं, ये हल्दीराम चले गए, अब इन्होंने इसमें किशमिश भी डाल दिया, मसाले भी डाल दिए, प्रिजर्वेटिव डाल दिया, और टेस्ट ही अलग कर दिया। ऐसे ही छोटे से जो सिंपल हमारा आलू है, तो आलू के चिप्स में, आलू तो ठीक है, जैसे ही हम बीका यहाँ तक पहुंच गए तो मार्केट में चल जाता, जैसे ही इन्होंने बीकानेर का ठेपा लग गया, चीजें बदल गई, रेट भी बदल गया। तो उन्होंने बहुत मार्केट स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि जिसको आज हम ईडेबल्स की बात कर रहे हैं, जो फूड आइटम जो हमारे चरक सूत्र अध्याय 5वें में दिया गया है, उसमें ये सारा चीजें गिनाई गई हैं। उसमें मोनोकोटिलिडन गिनाए गए, डाइकोटिलिडन गिनाए, तो
जो द्वादश अन्न वर्ग दिखाया गया, सूप धान वर्ग, समी धान वर्ग, हमारा लीफी वेजिटेबल्स और नॉन लीफी वेजिटेबल्स, कंद, राइजोम्स जितने भी बताए गए, रूट्स बताए गए हैं, और उसके बाद कतान बताया गया, और हमारा तैल वर्ग है, इक्षु वर्ग है, जल वर्ग है, मध्य वर्ग है। तो ये इसमें अडल्ट्रेशन बात नहीं, ये क्रांति हुई है पैकेट फूड से। जैसे टिंड फूड आया, फैक्ट फूड आया, उसके बाद वहां चलते चलते कहाँ चले गए, हम लोग चले गए मैगी पर, हम लोग चले गए चिप्स, गुरु जी बता रहे थे चिप्स में चले गए, और उधर जो हमारे ये पिज्जा बर्गर इनमें चले गए। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अजीनोमोटो डाल रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट विनेगर डाल रहे हैं, यहाँ पे उसके हमारे सामान्य खाद्य पदार्थ को इतना डिनेचर्ड कर दे रहे हैं, इतना एडल्ट्रेट कर रहे हैं, केवल कुछ फ्लेवर के लिए, कुछ उसको स्पाइसी बनाने के लिए, और उसकी मार्केट को उठाने के लिए। तो आज हम जो फूड चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट के रेगुलेशन लगाने वाली बात आई। अब दूसरी मेल प्रैक्टिस क्या होगी, सर्टिफिकेट मिल जाता है, ISO 9001 का भी मिल जाता है, SSI का भी मिल जाता है। उसके बाद वो कर क्या रहे हैं, उसकी कितनी चीजें जो है वो उसमें चेक होके निकलनी है मार्केट में। हर बार होली दिवाली पर टनों जो है और क्विंटलों जो है खोया पकड़ा जाता है हर हलवाई दुकान पर, किसा इसमें एडल्ट्रेटेड हो गया, बनी बनाई मिठाइयां फेंकवा दी जाती, सीज कर दी जाती, नमूना भेजा जाता है, सैंपल भेजा जाता है। उसके बाद फिर वो जो तेल लेके छूट जाते हैं, या जो भी है एक आध थोड़ा हटा दी जाती है। तो हमें आज औषध पर तो बात ही नहीं करनी थी, बात ये करनी थी हमारा सामान्य भोजन जो है वही औषधि है, जो हमारे गिनाया गया माता शीतल, उसको क्या लें। अब 20 लीटर दूध पी लेगा इंसान, तो निश्चित रूप से वो भी उसके लिए अस्वास्थ्यकर हो जाएगा। या केवल हम 2200 कैलोरी हमें चाहिए या 1800 कैलोरी हमें चाहिए, तो हमने केवल चावल खा लिए, तो क्या वो बैलेंस डाइट हो गया, वो हमारा मटेरियल पूरा नहीं हुआ, कैलोरी भले उसको मिल गई हो। तो हमारे लिए जो कहते हैं ना कि एक रस सेवी ते बलहीना भवंती और सर्व रस सेवी ते बलवंता भवंती। तो आज हमें कन्फाइंड टू डाइट, कन्फाइंड टू फूड मटेरियल, कन्फाइंड टू ईटेबल्स पर रखना है, और उस पर देखना है कि हम थे कहाँ पर। 5000 साल पहले तो FSSAI और ये कुछ भी फूड एक्ट तो था नहीं, यही सत्तू थे, यही चने मुरमुरे थे, यही हमारे सामान्य भोजन था, जिनमें की कोई पैकिंग का चक्कर ही नहीं था। घर से ले वो आजकल जो पॉपकॉर्न बनाते हैं, वो मुर्गी फूला ये सब बनाए खाया करते थे। तो हमारी तो आज की अभी अपने सबमिशन में इसमें डिस्कशन में आने का भाव केवल इतना था, हमने लाइव प्रेजेंटेशन की तैयारी रखी थी, हम ये बता सके हम खाते क्या हैं और किस चीज को खाने के से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसा कि मैडम संगीता ही बोल रही सुनीता कि अगर हमारा फूड अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, फूड खराब होगा तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको हमने चर्चा करके बताया। तो हम औषधि निर्माण, औषधियों में औषधियों का मिलान करना, औषधि के साथ में औषधि और दे न दे, इस सब चर्चा के लिए गुरुजी तो सागर हैं। जिस दिन हम रिक्वेस्ट करेंगे उस दिन इस पर चर्चा हो जाएगी। तो रवि गोगिया जी आपका धन्यवाद है, आप रोज जुड़ा करिए, तो आपको ये क्वेश्चंस की इतनी इकट्ठी जो है एकदम से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके शंका समाधान होता रहेगा। सो करने और रही बात च्यवनप्राश की, च्यवनप्राश बहुत दूर की बात है। अगर दो लेडीज एक ही किचन में एक ही रॉ मटेरियल से उनसे हलवा बनवा लीजिए या खीर बनवा दिए, तो भी वहां पर टेस्ट फर्क हो जाएगा। च्यवनप्राश तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो इतने इंग्रेडिएंट है, उसकी पिट्ठी बने, कितना देसी घी डाला, कौन सी गाय का था, कितना भुना गया, खरपाक तो नहीं हो गया, और उसके बाद अच्छे से उसको उन्होंने तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद जैसे गुरुजी ने कहा कि स्वांग सी तो नहीं लिखना, कम से कम 20 डिग्री नीचे हो जाएगा। तो जो हम इलायची से लेके जितने प्रक्षेप द्रव्य डालेंगे, तो उसके एरोमेटिक जो हमारे जो कंपाउंड्स हैं, जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं, वो उसमें उतने नहीं उड़ पाएंगे, और फ्लेवर और कंडीशन टेस्ट अच्छा रहेगा। तो आज के डिस्कशन में मेरे आने का ये ही मंतव्य था, और मैं समझता हूँ मैं शायद अपनी बात कह पाया, और किसी को इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हम सबके लिए क्षमा प्रार्थी हैं अगर मैंने कुछ भी ऐसा कुछ कहा हो। मेरा भाव केवल आज फूड की पर चर्चा करने का था। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच अग्निहोत्री जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग जो फोकस जो फूड के ऊपर होनी थी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट बैक ऑनटू द फूड फोकस। हमारी टाइम तो हो गया जी, ये देखो दिस इज वंडरफुल अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक सीनियर मोस्ट Professor C.B. Jha ji for being with us today, for sharing so many insights and connecting it with Aushadhiyan. I want to thank Dubey ji for raising several points and clarifying many points. Ravi ji, thank you for asking बहुत बड़ी wonderful question. I would have requested Doma ji, but I think we are, Doma ji, namaskar, we are a little behind our schedule. 9:05 हो गया time. Could I take the liberty of trying to draw this today's charcha to a close? And I want to thank
both our speakers for adding insights, and thanks to Parul ji for again such a exciting presentation and highlighting some issues that Agnihotri ji has caught on. Ki food must be food. Food is also medicine. And if we consume the right food, we will never need medicine. If we eat the wrong food, no medicine is going to work. So thank you, Agnihotri ji, for bringing that point. Sir, Doma ji ko 5 minutes de dijiye abhi. 5 minutes mein ho jayega. Doma ji, namaskar. Doma ji, please. Sir, Doma ji, namaskar. नमस्कार मदन जी, मेरा विनम्र प्रणाम सभी लोगों के लिए। वास्तव में आज फूड का ही चर्चा होना था। अग्निहोत्री जी तो एकदम एग्जीबिशन ही लगा दिया और एकदम सिंगल आइटम, वो न ब्रांडेड, आंखों के सामने बनाए सो हम पसंद क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका एक शेप और रूप और उसका एडवर्टाइजमेंट, ये सब टीवी के ऊपर या मीडिया के ऊपर होने के बाद ही वो पसंद करने का लायक होता है। जब तब ये सब खर्चा कहाँ लगा देते हैं? क्या तैयार करने वाले अपने जेब से लगा देते हैं? नहीं, तो तब जो है ना एग्जैजरेटेडली जितने भी प्रोपेगेंडा होता है वो सब बेफुजूली खर्चा का ही होता है। और दूसरी बात, जितने भी फूड, पैकिंग फूड से कितना नष्ट होता है, अभी तो शायद एक आधा घंटा या घंटा हो जाएगा अगर मैं बताते जाए फॉरेन कंट्रीज का हालत, जो पेशेंट के रूप में मेरे सामने आए। तो इसमें जो है ना कभी भी पैकेज फूड हमारे लिए भारतवर्ष में जितने भारतवासियां हैं वो लोगों के लिए तो जरूरी नहीं है। और साथ साथ मैं तो सिंगल आइटम, सिंगल प्रोसेस में ही बनाना ही पसंद करता हूँ। वो मल्टीपल ऐसा मिला करके मिक्सचर करके खाने में कोई सुविधा नहीं है। जैसा लेमन राइस, ये कुछ टैमरिन राइस, ये प्रिपरेशन भी एंसेस्ट्रल से आने का एक रेसिपियल, और उसमें भी एकदम औषधि तरीका से, जैसा हम लेमन राइस बनाते उसमें अवश्य मेथी डलवाता हूं मैं, एकदम मेथी डलवाता हूं, क्योंकि उसका स्वाद बदल जाता है और उसका गुण बदल जाता है, उसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो ये जो है ना, आज आम अचार लगाते हैं, कोई ऐसे फूड आइटम अचारों में बना देते हैं कि ये एक रेसिपी है सिंस लॉन्ग ईयर्स, तो इसको माना जाए। लेकिन वहां स्टैंडर्ड पर जब ले जाते हैं, एक छोटी सी, मैं पिछले बार कहीं बार भी मेरे यहाँ आया था हनी ब्रांड, यहाँ पर तो पास हो जाता है, आराम से सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन वो जर्मनी में जाके पकड़ा जाता है, उसमें मिला ऐसा केमिकल चाइना का होता है। That comes under food category. If we don't present in the market a vehicle, a common vehicle like honey, in what way we deserve to be to turn up our collar, that we have maintained standards. तो ऐसा, और दूसरी बात, यहीं पर ही कुछ ऐसा प्रस्ताव भी आया, ऑलरेडी इट इज इन मीडिया, कि भारतवर्ष में जितना च्यवनप्राश तैयार होता सब लोगों का, कंपनियों का, तो फूड आइटम के बारे में मैं बता रहा हूँ, या मेडिसिन के बारे में फिर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन ओनली इन रेफरेंस से आई एम गिविंग दैट, उसका मात्रा आंवला की प्रोड्यूस ही नहीं है भारतवर्ष में। ये मद्रास में केस फैला हुआ है, फाइल किया गया है ये कंपनी के खिलाफ में, उस कंपनी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसा ही चीज कौन ऐसा अपने पास स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए और रूल ऑफ लॉ ये लागू करने के लिए और जांच बहुत खड़ी तरीका से लगाने के लिए है। अगर ये हो तो मैं बोलता हूं कि फर्स्ट एंड फर्स्ट फूड एंड मेडिसिन के लिए जो सिक्योर होता है अमेरिका, जहां तक मैं सुना हूं, वहां पर तो ये अलोट करते ही नहीं है। Why should not we maintain? And at the same time, if it is not maintained, at least in a municipal area, a sanitary inspector will be is empowered as per rules and regulations, is empowered to go in the bazaar and test what the food is being consumed by the citizens of the
town or country or village or whatever it may be. Are they performing? If they are being performing, तो मैं क्लिनिक से और मकान तक आने की रास्ता में एकदम ऐसा अभी बैरल लगा करके वो सुबह में जब मैं तरकारी लेने निकलता हूँ तो वो केमिकल्स वो सब डाल करके वहां पर डिफरेंट बादाम मिल्क और मैंगो जूस वो सब जो है ना एकदम लगा करके बोर्ड लगा करके पिलाते ही जाते। और मैं सुबह में देखता हूँ वो पानी डाल करके डिफरेंट कलर आइटम्स वो मिला करके वो बना करके रखते हैं। और विलेज वाले जो आते हैं और कंट्री वाले भी, वो टाउन वाले भी, विलेज वाले भी आते हैं, वो पीते ही जाते हैं। उसे देख के तो मेरा दिल तो तड़प जाता है, अगर मैं ये पी लिया तो क्या होता मेरा हेल्थ पर। तो एक मामूली प्रेजेंटेशन में food and drinks within the surrounding area is not being controlled and not been analyzed properly, how this health of the citizens can be maintained free from diseases and at the same time not subjected to pharmacies. And whatever, if not subjected to pharmacies, if I refer, actually simply if no disease is necessary to be referred, how long it takes, but at least Ayurvedic physicians will be honored in this line to ask and to consult in what way we should do in the morning time, what we have to take, and afternoon, what we have to take, like that. Because we are very vast. Without medicine also we can survive in the market. But now, only the people who are surviving, they are not with Sastavrutta, only they are surviving on medicines. Sastavrutta is also a subject which our respected Agnihotriji did PhD in the world first in first. तो ये स्वस्थवृत्ति का भी आदर हो जाता है विदाउट मेडिसिन। तो इसीलिए अपना सब्जेक्ट जहां तक इवन फूड के बारे में पकाते से टाइम पर राइस मैं प्रिफर करता हूँ, राइस कुकर में पकाना। क्योंकि प्रिफर नहीं करता, क्योंकि हर द्रव्य जो है ना उसके अंदर नेचुरल विष कुछ होता है, वो खोल करके पकाते टाइम पर ही निकल जाता। ये शास्त्र विधि में है या नहीं, आयुर्वेदिक वालों ने जानकारी रखते कि नहीं, हर द्रव्य में कुछ विष पदार्थ होता है, उसको कुकर में रख के बनाना कोई जरूरी नहीं। लेकिन वो सिर्फ कुकर में रख के मेरा बेटी BAMS है, उनके सामने पकाते से टाइम पर जैसे ही मैं एनालाइज करने के बाद कुकर को पहले जो है गर्म होने तक मैं भाप थोड़ा उड़ने तक ओपन करके रख देता हूँ। उसके बाद जो है ना लिड लगा करके वो गैस्केट लगा देता, ये लगा विजिल लगा देता हूँ। लेकिन ये मेरा बेटी एडमिट नहीं करती है, वो सीधा धो देती है। वो भी बहुत जबरदस्ती बोलने पर एक बार ही चावल को धोने के लिए मैं बोलता हूँ, बार बार घस करके धोने का, उसमें तो उसका ब्रांड निकल जाएगा। तो इसीलिए ऐसा जो व्यवस्था करके रखें, हाउ फार आवर ब्रेन इज बीइंग टैक्स्ड। तो इसीलिए फूड आइटम के जहां तक के फूड के बारे में चर्चा करें, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू यूटिलाइज इट इन अ प्रॉपर वे, it is a vast subject. Actually, if it is being touched, it will take long. Thank you very much. आपका म्यूट है आपका मोबाइल सर, म्यूट हो गया। हाँ जी, apologies. Agnihotriji, thank you for raising that point, and thank you Domaji for drawing the last thoughts you have were very important. The concept of food as medicine, Agnihotriji, you have touched on it very nicely. Ki food is already medicine. Aur uske andar, when you medicate it and take very different dimensions, and also processed and packaged food. So there is some need for some clarity. And I think some of it has come out. The most important thing is we are discussing that point. Thoda sa shuruaat to hua, thoda sa. And I hope we can add to this in a more detailed discussion. Dubeji has touched some very important points. Dubeji, you bring us the perspectives from Schedule H, etc., etc. So we will come back to this theme. It is a theme very important, particularly for a populous nation like India. It's very, very important that we
find the optimum way to promote health and prevent disease, and not bring about new disease from foods, whether it is medicated foods or whether it is just processed foods, alternative foods. So with those few words, I say I would thank all our speakers today, thank all our contributions from floor, particularly big thanks to Professor C.V. Jha. Namaskar, Jha. Thank you for being with us. I hope you will come at every one of our programs, because we learn every day when you are here, and it's like a wonderful classroom that we are when we are here. With those few words, I share the floor back to Pavanji, and with the request to Pavanji. Thank you, sir. Thank you, sir. Raviji, I hope some of your questions were answered by Jha Saab and also by Agnihotriji. Yeah, sir, that has been answered. Thank you. Thank you. Thank you for asking those deep questions that makes us all think. And here is Pavanji. Pavanji, you are Thank you very much, sir. बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा आज. इसकी ओर से, इंडस्ट्री की ओर से मैं उत्तर दूंगा अपनी अगली वेबिनार में. 14 तारीख को हम लोग मिलेंगे. उस दिन ब्लड डोनर डे है. ब्लड डोनेशन हमारे यहाँ दूसरे तरीके से भी होता है, रक्त मोक्षण कहते हैं उसको. तो यदि वो रक्त मोक्षण भी ब्लड डोनेशन फॉर सेल्फ वेलनेस, एक ब्लड डोनेशन होता है दूसरे की लाइफ बचाने के लिए, और एक हम लीच को डोनेट करते हैं या कप्पा ट्रीटमेंट से डोनेट करते हैं, वो खुद की वेलनेस के लिए होता है. तो उस दिन टॉपिक रखा है. उस दिन गोगिया जी भी रहेंगे, गौरव जी भी रहेंगे, तो वो हमको लीच थेरेपी, और पारुल जी भी रहेंगी. तो दोनों ही तरह से हम लोग ब्लड डोनर डे मनाएंगे 14 तारीख. थैंक यू. थैंक यू सर. ओके सर. थैंक यू सर. पवन जी, थैंक यू. आई होप वहाँ आपके लद्दाख में मदन सर आप मीटिंग एंड कर सकते हैं. थैंक यू. आई विल लीव दिस टू पवन जी. हाँ जी, Pavan ji, I will leave this to Agnihotri ji just to guide us through the closing, and then we draw the meeting to a close. Agnihotri ji, namaskar ji. Thank you, sir. Thank you. Namaskar ji. Well, today we celebrated our 389th webinar in the same continuation and same zeal and enthusiasm. Day by day we are getting much more matured with our topics and with our gathering also. So to start this, first of all, we would like to extend our regards and respect to all the great persons who joined our platform. Apart from our speakers, the first one is our Guruji, Professor C.V. Jha sir, Professor B.P. Sharma sir, Dr. Jagdishwar Domaji, Vaidya Rupali Barua ji, Dr. Vineet, Dr. Pawan Kumar Sharma ji, Dr. Bhartish Jay Shetty ji, Dr. Ravi Gogia ji, Dr. Kishore ji, Mr. Annu Ganga Patti ji, and Professor K.K. Dwivedi ji, Dr. Sunita Pandey ji, Professor Madan Thangvelu sir, Dr. Ashok Kumar Dubey ji, Dr. Pratibha Lamba ji, and Dr. Rampal Somani ji. These were along with our guest speakers. The first one is Vaidya Parul Joshi ji, and the second one is our Satyapal Sharma ji. So, after the Professor B.P. Sharma sir, Professor Thangvelu ji highlighted the point that from where the basic roots of food is. So he quoted Taitri Upanishad, and again from there Bhraguvalli, and that is the real point that where we have been given most information regarding the rich food variety. Each things are there. Not only this, there also one thing is apo vai annam apsu josti pratishthitam jyotisyapa pratishtita. They considered even the water as anna, because I did my work on water, so I am very sensitive whenever it is coming in a terms of water or anna. I am still remembering way back 40 years back thing. Apo vai annam apsu jyotish system. One more thing is there. Even in the water, the fire is there, and we know it is there in oceans. So apo vai annam apsu jyoti pratistham jyotisyapa pratishtita. And again he told this thing that there is a presence of water in fire. This is what the intermingling situation is, and each and everything is there in our anna also. So with a very encouraging reference, those who followed it got the point which is being raised, Professor Madan Sarji,
I am enlightened, and I got a reattestation that which I did in 1981-82 as a literary review as far as the water is concerned, and that was there I found in Ayurveda. So is still a reference and being quoted by our so senior persons across the border of India. So it's really at that moment I thrilled with this thing, that how it has been still establishing the historical, the referential value, not only in India, everywhere. As you quoted the study itself, you are rich enough to have such a great library, having 2,000 languages books. Really, it's a uphill task. It is just a mountaineering talk. Anyway, so with this reference, we proceeded with our guest speakers, and Dr. Parul Joshi, as he caught the point that what may be the Ayurvedic concept in the safety laws regarding the food, which is available in the form of the restaurant, in a form of the Saman Dhaba, Saman hotels, and that too in a form of the class and 5-star hotels, whether they are touching the concept of Panchma Bhutatmakta, the bhav of the 5 components which are there, which are responsible for the human body, and which are always there in the food stuff. This has been touched in a very starting manner by our madam. And he also talked this thing that let the child and mother should enjoy the basics of our food. The last sentence that she told, that let the child should enjoy it, let the mother should enjoy it. If the both persons will enjoy, the progeny, our soldiers, our army, our navy, our pilots, they will all be having a wonderful status of health. So these were the points which we were expected to touch. Apart from the legacy, that what government of India is doing, what government of UK is doing, what government of US is doing, this is something different, because it should be a framed work. Otherwise, definitely the concept of adulteration, and which is the leading to the after effect at the ill health, it should be taken into consideration. That's why the legal concept came, the quality control is there, and there are so many implementation of the laws are there. And I told earlier that Holi, Diwali, and all our festivals, they used to make a step of stock clearance, and that stock clearance itself put inside all the rotten material, raw material, unused material, let it be out, and that amounts in the form of the dire diseases. So it should be stopped, and the government is vigilant enough to take such type of actions parallelly, and also at the time to time whenever such type of conditions are supposed to take place. Our second speaker was our Satyapal Sharma ji. Well, he is a very enthusiastic person, and he made his talk available right from the platform, from the train, from the en route, and still that he told that he was not much prepared, but no problem. He projected all these things, especially when he talked about the schedule A, schedule B, schedule C, schedule D. That covered a lot. If we persons are attached with this whole scientific approach regarding the food and food legacy actions of government of India, what is allowed in a form of veg or non-veg food stuff, they all been discussed. And then comes the era of discussion. That era of discussion started by our Bandan Sarji, to C.V. Jha sir, to our Ravi Gogia ji, our Ashok Dubey ji. They all made all the possibilities and queries along with the suggestions into our discussion, so that we should be more and more aware. And the real tent came in the form of the spreading awareness to all the sector concerned, may it be a highly populated, thickly populated country like India, or the foreign countries. And as Manan Sarji asking that how it can be made more and more important to the mind of the students, not only the students of PMS student or Ayurvedic student. Professor Jha told that they are already given the whole detailed knowledge by our Brihatrai, but those who are there in up to high school level or +2 level, during their assembly at the prayer time, some of the Ayurvedic speakers from our nearby posting of PSC or state Ayurvedic unit or medical college, Ayurvedic colleges, they can be invited, that too in a form of, especially from the
from the Department of Preventive Medicine, from the Department of Devgun, from the Department of Rashtra Shastra and Special Kalpana. They can highlight a few points with 5 minutes, 10 minutes, because there 400, 500 students, boys and girls, are standing along with their teaching faculty, and that goes a great sentence. We used to talk on our Akashvani Shimla, Akashvani Najibabad, Akashvani Dehradun. These are the public media sectors when we talk, or sometimes doctors se miliye कार्यक्रम, phoning in with doctor. So we are doing for last 35 years, and other persons, those who are the newer chap like Satyapal ji, they can seek the areas where he can approach. Anganwadi centers, our ANM, our GNM, our Asha workers, they used to go there and can highlight the essence of Ayurvedic text concept with AHAR, and then the medicated, so-called medicated Zyada, and try to avoid the adulterated food, tinned food, packed food, and food those which are having the preservatives. So this is what our submission is. I congratulate all those our speakers and the great persons who made this today's webinar more and more vital with their active participation and discussion. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Anilji. Thank you. We should draw the event to a close, but we still have Jasab is here with us. Rampal Somani ji is here with us from Rajasthan. Good night, I am here. Hanji, thank you so much, Jasab. Thank you so much for being with us today. And please continue to support us as we take this program on to our 390th webinar for the next one, where we will be talking about leech therapy. And Pavanji will bring many more people to the platform. Dubey ji, Shubhratri, thank you for being with us. आप सभी लोग शुभ रात्रि. Good night. Doma ji, good night. Sunita ji, namaskar. Good night ji. Kishore ji, namaskar. Good night, Agnotri ji. Good night. And we look forward to having all of you at the 390th. Guruji pranam, Guruji pranam. Good night, Agnotri. Shubhratri. Good night. I will turn